आपके पास बचता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी से यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रीलिम्स। पीएसआर इज अ काइंड ऑफ ऑप्शनल जो अभी से अगर आप प्रिपेयर करके चलेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। सर ने मेरे से भी यही बताया था, आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में यू डोंट हैव टू डू इट टाइम बाउंड, ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए। तो आंसर राइटिंग हो गया। आंसर राइटिंग से भी पहले आप सारे के सारे पीवाईक्यूज लिखेंगे। और पीवाईक्यू को लिखना कैसे है कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उन शॉर्ट नोट से आप पीवाईक्यू पहले अपने पीवाईक्यू आंसर लिखें। 5C फॉर्मूला होता है सिंपल। सबसे पहले आपको कंटेक्स्ट सेट करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है, कंटेक्स्ट सेट करना होता है। दूसरा आपका जो उसकी कोर डिमांड है क्वेश्चन की वो एड्रेस होनी चाहिए। इस तरीके के आप अपने सोचिए एग्जांपल, है ना। सोच नहीं पा रहे हैं तो आपका एक दोस्त है ही चैट जीपीटी, है ना, उससे सोचवा लीजिए। पीस बाय पीसेस फिर एक कीवर्ड है जो सिर्फ जो पेपर 2 का टॉपिक 5 है उस तक लिमिटेड नहीं है, उसको आपको हर जगह यूज करना है। जब भी आप अपने आंसर चेक करें ना, आप एक बार अपना आंसर लिखें कोई भी, उस आंसर को आधे घंटे बाद पढ़ें। तभी मत पढ़े क्योंकि तभी आपके बायसेस स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आपको लगता है हाँ मैंने तो ठीक लिखा है, क्योंकि मैं कॉपी लिख के ले जाता था बेशर्मों की तरह और फिर मैं खूब सुना करता था आधे आधे घंटे तक, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो आपको भी ये चीज करनी है ना। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम 150 लाने की कोशिश करते हैं जब हमारा 80 का लेवल नहीं होता, और उसमें फिर हम करते हैं ब्लंडर्स। तुम्हारे केस में क्या था, नॉलेज है लेकिन दिखाने के चक्कर में लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, जबरदस्ती कुछ कीवर्ड्स डाल रहे थे। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये इशू होता है कि जो हमारे करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूँ। 3 महीने हैं आपके पास लगभग, इन 3 महीनों में आपको चारों सेक्शंस खत्म करने हैं। इसने जो भी आप लोगों को पहले सजेस्ट किया ना, उस सजेशन में इसे इंक्लूड कर लो। जो इसने बोला ये वाली गलती नहीं करनी है। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप अर्पित वुड बी ज्वाइनिंग अस वेरी सून। आई एम हियर सर, ऑलरेडी हाँ हियर वेटिंग फॉर यू। ओके, हाँ हाय हाय अर्पित, हाय हाय हाय। एकेडमी करूंगा सर, थोड़ा एक्सप्रेस। इनफैक्ट तो स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर एक बार उनसे बोलना कि थोड़ा रूम वगैरह दिखा दें। नहीं अभी नहीं। हाँ खैर, सो कैसा चल रहा है फाउंडेशन? ठीक है सर, थोड़ा स्ट्रिक्ट है मतलब जितना सोचा था उससे, बट इट इज गुड। उससे ज्यादा मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, ठंड रहती है, बारिश होती रहती है हर टाइम। ओके। हाँ नहीं, तुम्हारे लिए तो थोड़ा जाना पहचाना ही मौसम होगा ना, क्योंकि ज्यादा दूर के तो हो भी नहीं। हाँ पर सर प्लेन में ही है, रुड़की प्लेन में ही रहता है तो इसलिए। ये देखो असल में यहाँ पे ये सेशन का पर्पस क्या था ना, बिकॉज तुम्हें पता है, बिकॉज सिंस यू हैव आल्सो बीन थ्रू दिस फेज, कि अगर अभी इन सब को बोलो कि ठीक है दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर मेंस, चीजें समझ में आती नहीं, दे टेक फॉर ग्रांटेड, क्योंकि सामने कोई एग्जाम दिख नहीं रहा होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सिंस यू हैव बीन थ्रू दिस, तुम्हारा 2024 वाले अटेम्प्ट के लिए वही था दैट 2023 वाले मेंस के बाद यू फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फेज। तो इसलिए मैंने कहा कि इट्स बेटर कि यू डिस्कस विद देम कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले पीएसआईआर के बारे में बात करते हैं, फिर जीएस के बारे में बात करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हम लोगों को ज्वाइन कर रखा है, यू पीपल कैन पुट योर क्वेश्चन इन द चैट, जैसे रहेगा आई शैल बी आस्किंग यू, ठीक है। तो चलो ठीक है यार, इन्हें बताओ कि व्हाट एक्चुअली दे शुड बी डूइंग अकॉर्डिंग टू यू। सर बिफोर स्टार्टिंग आई वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज, मतलब बच्चों का फाउंडेशन हो गया है या हाँ फाउंडेशन चल रहा है? फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन हो रखा है, हाँ। ठीक है सर। तो सर हमारे पास देखिए अभी वी कैन स्टार्ट द सेशन राइट। लाइक ऑल्सो गाइज आई लाइक टू आस्क यू दैट अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है अभी, तो इनिशियली आई टेक 30 मिनट्स ऑफ योर 30 वैल्यूएबल मिनट ऑफ योर्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैम, ठीक है। आई होप वी आर गुड टू गो। देखिए इट इज वेरी सिंपल। आपका जब एक बार फाउंडेशन हो जाता है, अभी हम कौन से मंथ में, अभी हम सितंबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में इट इज लाइक कि इसके बाद जो आपकी जितने आपके पास बचता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी से यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रीलिम्स मोड। बिकॉज अगर प्रीलिम्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो हमें हमेशा ये लगता है कि हम डिले करते हैं ऑप्शनल की प्रिपरेशन, क्योंकि हम नॉर्मली जीएस के साथ लगे रहते हैं। लेकिन पीएसआर इज अ काइंड ऑफ ऑप्शनल जो अभी से अगर आप प्रिपेयर करके चलेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। सर ने मेरे से भी यही बताया था, सर ने पता नहीं आप लोग को बताया या नहीं बताया, बट आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन पेपर 1 इन 2023 अटेम्प्ट। फिर मैं सर के पास आया था तो फिर हमने काफी वर्क किया था 3 4 5 महीने तक। तो आई गॉट सम रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यू ऑफ द थिंग्स, तो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने फाउंडेशन कर लिया है तो मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आपको बेसिक बेसिक जो है सारे टॉपिक्स का आप लोग को पता हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आंसर राइटिंग में देखिए आपको शुरू से चालू करना है। आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में यू डोंट हैव टू डू इट टाइम बाउंड, ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए। आपको कोई कुछ भी बोल रहा है,
आपको नहीं लिखनी है टाइम बाउंड में, ठीक है, आप लीजिए, आप 20 मिनट लीजिए, आप लिखिए 15 मार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि आप लिख क्या रहे हैं, आपके आंसर में जो क्वेश्चन की डिमांड है क्या वो एड्रेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है कि भाई मैकियावेली का नेशनल इंटरेस्ट वाला जो है पूरा प्रेजेंट डे टार्ट वाला उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप मैकियावेली के बारे में ज्यादा लिख रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट वाली बात के बारे में कम लिख रहे हैं। यू हैव टू बैलेंस योर आंसर इन दैट वे कि नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात हो, मैकियावेली के बारे में बस इंट्रोडक्शन में बात हो, और उसके बाद फिर क्रिटिसिज्म वगैरह जो भी है वो लास्ट में। इट शुड नॉट बी द मेन कोर डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, मतलब आंसर राइटिंग में आपको ये रखना है। अब आंसर राइटिंग कैसे करेंगे इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, पर मैं आपको पहले पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या आपके अगले, आपको दिसंबर खत्म होते होते तक यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ योर ऑप्शन, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको एक बार ऑप्शनल करना है दिसंबर खत्म होते होते तक, एंड इफ पॉसिबल, क्योंकि आपके दिसंबर तक अगर शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, जो कि आपके पास अभी 3.5 महीने हैं, तो आप जनवरी और फरवरी में वी कैन स्ट्रेच फॉर वन मोर रिविजन। जनवरी और फरवरी में क्योंकि आप स्टार्ट कर सकते हैं प्री की प्रिपरेशन, बट मेक वेरी श्योर कि आप अगर पूरे दिन आप जनवरी से लेके ही आप प्री बैठ जाएंगे तो यू विल बी लैगिंग बिहाइंड इन योर। तो अगर आप दिन में एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आई स्टिल से कि अब भी आप 4 घंटे मेंस को दीजिए, आप 4 घंटे प्री को दीजिए, नो डाउट। लेकिन फेब जब खत्म होना शुरू होता है 20 फेब तक एटलीस्ट आप अपने 3 से 4 मतलब 4 घंटे आप मेंस को दीजिए, जिसमें से आप 3 से 4 दिन वीक में ऑप्शनल को और 2 से 3 दिन जीएस को दे सकते हैं। ये आपको मोटा मोटी अंदाजा होगा ही। मैं कैसे करता था, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको दिसंबर एंड तक अपना ऑप्शनल एक बार अभी पढ़ के दोबारा से शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू ये सब में अरेंज कर लेना है, और जनवरी और आधी फरवरी में एक बार उसको और रिवाइज कर लेना है, जिससे आप जब प्री के बाद दोबारा लौटे तो ऐसा ना हो कि आपने पाषाण काल में पढ़ा हो अपना ऑप्शनल, कि फिर आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो आंसर राइटिंग हो गया, तीसरी चीज पीवाईक्यू। आंसर राइटिंग से भी पहले आप सारे के सारे पीवाईक्यूज लिखेंगे, और पीवाईक्यू को लिखना कैसे है कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, दिस इज ऑल लिंक्ड। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, उन शॉर्ट नोट से आप पीवाईक्यू पहले अपने पीवाईक्यू आंसर लिखेंगे। जैसे आपने जो नोट्स है, आपने नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाए, मान लीजिए एक टॉपिक के बनाए प्लेटो के आपने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स में से आपको फिर अपने पीवाईक्यू में सारी चीजें लिखनी है। पीवाईक्यू का सिंपल आपको ये देखना है, आपके पास जो हमारा 5C फॉर्मूला होता है, आपको पता है, सर इन्हें पता होगा, आई शुड टेल 5C फॉर्मूला है ना। बता दो, तुमसे सुनेंगे ना ज्यादा रहेगा। देखिए 5C फॉर्मूला होता है सिंपल, सबसे पहले आपको कंटेक्स्ट सेट करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है, कंटेक्स्ट सेट करना होता है। दूसरा आपका जो उसकी कोर डिमांड है क्वेश्चन की वो एड्रेस होनी चाहिए। तीसरा आपका क्रिटिसिज्म होता है, एक क्रिटिसिज्म आना चाहिए, एक कोई भी आप लाइट होना चाहिए, हाई भी आप कर सकते हो। चौथा आपका जो उसका एक कंटेम्प्रेरी उसमें कुछ एग्जाम्पल या कुछ अगर डाल पाए जो अभी चल रहा है और बहुत रिलेटेबल हो। और पांचवा आपका कंक्लूजन, ठीक है, और इंट्रो इसके अलावा है। तो आए के बाद 5C, ठीक है, आए 5C, ठीक, इस चीज को आप याद रखना है। इंट्रो आपको रेडीमेड चाहिए हर पर्टिकुलर टॉपिक का। उसके बाद आपके नोट्स में 5C होने चाहिए जरूर से, ठीक, और उसकी जो पूरी डायमेंशन है वो तो आपके शॉर्ट नोट्स में होंगी सही, और एक कंक्लूजन आपके पास रेडीमेड होना चाहिए, ठीक। ये 5-6 चीजें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में भी आपकी होनी चाहिए, और हर आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अभी, अगर आप ये देख लो कि अब मैकियावेली की बात करते हैं, मैकियावेली वाला ले लेते हैं, ठीक है, कि पीपल शुड बी अफ्रेड ऑफ प्रिंस, और प्रिंस जो है, प्रिंस शुड नॉट एग्जीक्यूट पब्लिकली, है ना, मतलब प्रिंस शुड एग्जीक्यूट पब्लिकली, लेकिन वो करना चाहिए। अब इसका आप कोई भी अगर कंटेम्प्रेरी एग्जांपल उठा के देखेंगे, जब आप कहीं भी देखेंगे कि कोई भी रिफॉर्म हो रहा है किसी तरीके के लॉ में, है ना, ब्रिटिश लॉ में रिफॉर्म है, फ्रेंच में, वो इसीलिए है कि जो मतलब हमारा प्रिंस है उसको रूल करना और इजी हो जाए। इस तरीके के आप अपने सोचिए एग्जाम्पल, है ना, सोच नहीं पा रहे हैं तो आपका एक दोस्त है ही चैट जीपीटी, है ना, उससे सोचवा लीजिए। पर कुछ भी करके आपको आपके नोट्स में प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बात ये है कि आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए नॉलेज, ठीक है। पीवाईक्यू में आपको सेम चीज करनी है। पीवाईक्यू में देखिए अब, अच्छा पीवाईक्यू कैसे काम की थी, हम प्लेटो की बात करते हैं, ठीक है, प्लेटो। तो अब प्लेटो में आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि प्लेटो की हम पूरी कहानी पढ़ते हैं कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, सोक्रेटिस का ये था, सोक्रेटिस ने हेमलॉक पी लिया, उसके बाद प्लेटो आया। पर क्या ये कहानी उतनी इंपॉर्टेंट है? एक बार आपको ये कहानी समझ में आ गई है, उसके बाद इस कहानी का कोई अर्थात नहीं है, इस कहानी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लेटो पे ही क्वेश्चन 4-5 साल में एक बार आ रहा है। तो आप सीधा सीधा देखो, प्लेटो के जो 4-5 कंसेप्ट हैं हमारे पास, थ्योरी ऑफ सोल, फिलोसफर किंग, एजुकेशन, कम्युनिज्म, ये 6-7 थ्योरी है प्लेटो की। आपको इन 6-7 थ्योरी के बारे में जानना है, और इतना जानना है कि आप बस 3 पेज पर का आंसर लिख पाए। किसी प्रकार की थीसिस उस पर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कहता भी रहे, आपके मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, वो बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ के आते हैं इनके बारे में, बट
टेक इट फ्रॉम मी, नहीं जरूरत पड़ती उतना लिखने की। आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखें, ठीक है, और उससे आपका फिर काम हो जाएगा। तो आप सारे पीवाईक्यू देखें। आप जब प्लेटो की पीवाईक्यू देखें, एक बुक आती है विशाल पब्लिकेशन की, सर मैं वो यूज करता था, अगर आप अभी कोई और आ रही होगी तो उसमें उन्होंने प्लेटो का अलग से एक सेक्शन बना रखा है, उसमें आप देखिए कि पिछले इतने सालों में 8 9 10 क्वेश्चन क्या क्या पूछे एक गए। मिनट, थोड़ा सा अर्पित, इनफैक्ट मैं खुद इन्हें टॉपिक वाइज जो सेग्रीगेटेड है ना, किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है, वो मैं खुद इन्हें प्रोवाइड कर देता हूँ पेपर 1 में, जैसे कौन से किस टॉपिक में है वो मैं खुद इन्हें प्रोवाइड करता हूँ इन केस दे आस्क, जैसे कि पिछले बार इस बार वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके लिए खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर विलिंग टू डू, कोई इशू नहीं है। तो और अच्छी चीज है, अगर सर आपको दे दे रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको बस यही देखना है कि उठा के उसको थोड़ी मेहनत करके, है ना, या पीडीएफ खोल के, कि भाई प्लेटो में पूछा क्या जाता है। जो प्लेटो में पूछा जाता है मैं उसी के नोट्स बनाऊंगा और उसे ही अपने आंसर में लिखूंगा, ठीक है। एक ये चीज। अच्छा, एक चीज का और पीवाईक्यू में बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए कभी कोई चीज आ जाती है जिसके बारे में आपको आइडिया इतना नहीं है। मान लीजिए थ्योरी ऑफ फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाता है ना, प्लेटो की हम बात कर रहे हैं, तो अब देखिए मेरे सामने जब क्वेश्चन आया था तो मुझे नहीं समझ में आता कि एक्चुअली वो जो बात हो रही है थ्योरी ऑफ सोल वाला और ये पूरा यही बात हो रही है। मतलब मैं उस टाइम नहीं समझ पाया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पर क्या है, प्लेटो ने बातें जो भी करी है ना, प्लेटो की सारी बातें इंटरलिंक्ड है। ये फॉर नॉट प्लेटो, किसी भी थिंकर की सारी बातें इंटरलिंक्ड होती है। तो आप आंसर फिर भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। कि थ्योरी ऑफ फॉर्म नहीं पता आपको, लेकिन क्या होगा थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ सोल से चालू करो, थोड़ा सा फिलोसफर की वाली चीजें डालो उसमें, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि मतलब कैसे आपकी अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है तो यू कैन आंसर थिंग्स। तो आप इस तरीके से अपने फैशन में बना के रखेंगे ना, तो उसमें आप फिलोसफर की डालो, एजुकेशन डालो, ये सारी चीजें लिंक्ड है पूरी की पूरी, तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ये चीज। तीसरा, जैसे मुझे मतलब सर ने भी मुझे हमेशा ये बोला कि मेरा पेपर 2 वॉज कंपैरेटिवली बेटर। मेरे हमेशा 140 के आसपास मार्क्स आए हैं, 2 बार मेंस लिया है मैंने। तो पेपर 2 का जो करंट अफेयर वाला इशू है कुछ लोगों को रहता है, ठीक है। अब देखिए, आई कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी चीजें मुझे भी बताई गई, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं करी करंट अफेयर में। मैं एक मंथली कंपाइलेशन पढ़ता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस बस। ओआरएफ वगैरह कभी कभार बहुत ज्यादा ही फोमो हो गया और किसी कंट्री का देखने का मन कर ही गया तो देख लिया, वरना ऐसा कुछ नहीं था उसमें जो छूट जा रहा था। क्योंकि इफ यू विल लुक एट द क्वेश्चंस आर वेरी ब्रॉड इन नेचर। क्वेश्चन इंडिया रशिया रिलेशनशिप पे आ रहा है, क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है कि अभी जो टर्की में ट्रूस हुआ है उस पे क्या करें। तो अगर आपको एक आइडिया है, आपने मतलब मान लीजिए अपनी मंथली मैगजीन में उसके ऊपर 2 पेजेस पढ़े हैं, तो आपको इनफ नॉलेज है वो आंसर लिखने की। आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल आप लिखने की कोशिश करेंगे हर कंट्री पे, तो इट माइट कंफ्यूज द एग्जामिनर ऑल्सो। तो आप पढ़िए, आपको जब भी टाइम मिले, है ना, ये ओआरएफ पढ़िए या जितनी भी बाकी मैगजीन जो भी आपको पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन बर्डन मत लीजिए। एक मिनट थोड़ा सा अर्पित, ये इन्हें सजेशन मत दो, क्योंकि ये सजेशन दोगे ना, ये लोग फिर वही, क्योंकि ओआरएफ में भैया 50 लोग हैं, हर दिन लिखते रहते हैं, तो इन्हें तो लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं। बट वो जो प्रोपोर्शनेट है ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको जीएस भी तो देखना है, यस सर। प्लस बाकी चीजें भी तो है, इसलिए मैं इन्हें ऐसी चीजें सजेस्ट ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुन लेंगे, ये फिर सीधे का सीधा बोलेंगे कि उन्होंने बोल रखा है ना, तो अब मैं ओआरएफ रोज रोज पढ़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं स्ट्रिक्टली वही इन्हें बता रहा मना ही कर दो, वो इंटरव्यू के टाइम के लिए छोड़ो, अभी सीधा मना कर दो इन्हें। हूँ ना, नहीं पढ़ो। देखो अगर आप स्टार्टिंग अभी फेज में हो प्रिपरेशन में, जनरली नहीं है जरूरत। देखो आई विल टेल यू वन थिंग, इट द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू मेक योर प्रिपरेशन इजी इज टू लिमिट योर रिसोर्सेज। और लिमिट योर रिसोर्सेज में भी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई एक डेडिकेटेड मेंटोर है जो आपको बता रहा है कि आप ये करो, ठीक है। और एक चीज आप मतलब सर आई ऑलवेज सेड दिस टू माय फ्रेंड्स कि भाई एक कोचिंग है, ठीक है। एक कोचिंग इतनी मेहनत करके 5 6 लोग बैठ के कोई कंटेंट बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तो जस्ट ईट इट अप, नो। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट और सारी मेहनत दोबारा से। मैं कल ही बता रहा हूँ, कल मैं एक ओरिएंटेशन सेशन, अभी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है ना, इट हैज गॉट टोटल 18 टेस्ट्स, जिसमें 16 सेक्शनल हैं, हर एक सेक्शन के 4 4 टेस्ट हैं, 50% आर पीवाईक्यूज। मैंने इन्हें बोल रखा है कि अगर तुम्हें टेंशन है तो आईजीपी के करंट इश्यूज प्लस आईआर के करंट इश्यूज में उसमें डेडिकेटेड लेक्चर्स ले लूंगा, प्लस आई विल प्रोवाइड यू विद द कंटेंट। इसलिए ज्यादा इधर उधर मारा मारी करने की जरूरत नहीं। कल मुझसे बच्चा पूछ रहा है, सर ये वाला पढ़ लें क्या, नई नई किताबें आ रही हैं वो पढ़ने की जरूरत है क्या। सो स्ट्रिक्टली तुम अपने साइड से भी इन्हें मना कर दो, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर जीएस हैम्पर हो जाएगा। हाँ सर, नहीं है जरूरत। और देखो सर, मेरा एक थॉट प्रोसेस में और भी है
कि आप मान लीजिए आप सिर्फ अगर यही पढ़ते रहेंगे तो आप बाकी चीजें करते रहेंगे। एग्जैक्टली। आपको प्री भी करना है, जीएस के 4 पेपर भी है ना, और ऑप्शनल के 500 ही नंबर है। 500 नंबर में अगर आप 270 280 वाली रेंज पार कर रहे हो तो यू आर वेल इन द, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऑप्शनल में 300 लाने के चक्कर में अब जीएस में 300 ही ले आए। हो जाता है ऐसा, कुछ लोग के साथ ऐसा हो जाता है, नो पीपल लोन पीपल लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको। करंट अफेयर में आप जो सर बता रहे हैं आपको वो कर लीजिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा फोमो फील होता है तो एक मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं कोई, उसकी भी अगर आपको मतलब ठीक है यार, है ना। आई डोंट नो कि मतलब एग्जैक्टली जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, ऑप्शनल में इतनी नहीं पड़ती, जीएस में थोड़ी बहुत पड़ जाती है। तो एक मंथली मैगजीन आप अपने फोमो को दूर करने के लिए पढ़ सकते हैं, क्लॉक नहीं चाहिए। ये चीज है करंट अफेयर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुई, ये आप प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट एड इट टू योर लाइक व्हाट आई कैन से, जो आपकी रीडिंग मेथोडोलॉजी है, राइटिंग मेथोडोलॉजी है, वोकैबुलरी। हर पर्टिकुलर पार्ट की पूरे पेपर में एक वोकैबुलरी। आप मिल का क्वेश्चन देखेंगे, अगर मिल का क्वेश्चन आता है और मिल के क्वेश्चन में हार्म प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है उसके आंसर में, तो चेक करने वाले को लगेगा कि इसमें सिर्फ बतौलेबाजी हुई है पूरे आंसर में, और इसमें मतलब जो उसके पर्टिकुलर थिंकर के जो कीवर्ड्स हैं वो मिसिंग है। तो उस चीज से आपको बचना है आपको। इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप मान लीजिए आपने जेएस मिल लिखा, ठीक है, तो जेएस मिल के मैं क्या करता था, मैं जो अपना लास्ट में एक जो 1 पेजर या 2 पेजर जेएस मिल का था, तो उसमें जेएस मिल को लेके 20 कीवर्ड थे, और उन 20 कीवर्ड के ऊपर ही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हार्म प्रिंसिपल, इस तरीके से, है ना, कि वो फादर ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी जो भी था, मतलब अब तो मुझे थोड़ा कम याद है, लेकिन मैंने ऐसे करके 20 उसके वर्ड्स लिख रखे थे। उसके नीचे दो क्रिटिसिज्म में आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर दो तरीके क्रिटिसिज्म है। एक क्रिटिसिज्म है जो हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है, जो मैम पढ़ाती है एक हमारी सुब्रा मैम, उनके नोट्स में कभी लिखा गया था 2016 में, और वो हम सब लिखते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग लिखते आ रहे हैं, है ना सर, मैं सही सही बता रहा हूँ एकदम। हाँ हाँ, नहीं कोई इशू नहीं, इट इज योर प्लेटफॉर्म। हाँ अब एक तो वो है तरीका, एक दूसरा तरीका है कि भाई क्रिटिसिज्म में हमें देखना है कि हमें आंसर में न्यूनेस कहाँ डेवलप कर पा रहे हैं, और न्यूनेस यहाँ डेवलप होती है कि तुम दो क्रिटिसिज्म थोड़ी सी मेहनत करके एक्स्ट्रा ढूंढ लो, अच्छे वाले, जो बाकी लोगों की कॉपी में नहीं होंगे, आपकी कॉपी में होंगे। तो उससे ही थोड़ा सा अब मैटर डिफरेंशिएट हो जाता है कि आप दो क्रिटिसिज्म एक्स्ट्रा ले आए हो और एक कंक्लूजन एक्स्ट्रा ले आए हो, इसके अलावा मेन कहानी सेम रहेगी। यहाँ पे एक और सजेशन इसमें है कि पर्टिकुलरली जब आप क्रिटिसिज्म भी लिख रहे हो ना, तो इट हैज टू बी इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार क्रिटिसिज्म के नाम पर, जैसे कि प्लेटो का थियरी ऑफ फॉर्म्स का अगर क्वेश्चन है, उसका क्रिटिसिज्म आप उसके कम्युनिज्म से कर दे रहे हो। सो दैट क्रिटिसिज्म हैज टू बी इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिमांड। हाँ, रैंडमली नहीं कि कोई भी क्रिटिसिज्म उठा कर ले आए, जो क्वेश्चन है उसी के कंटेक्स्ट में रखो क्रिटिसिज्म, सिंपल। देखो, डिमांड तो आपको समझनी, देखो आंसर राइटिंग का जो पूरा सार है ना, वो इस बात में है कि आप क्वेश्चन की डिमांड कितनी जल्दी समझ ले रहे हो। अगर मान लो आप मुझसे यहाँ मांगने आए हो पीएसआर की एडवाइस, और मैं आपको एथिक्स के बारे में बताने लगूं, तो व्हाट विल यू फील, है ना। मैं आपको कितना ही अच्छा एथिक्स बता दूं, लेकिन आप खत्म होते होते यही सोचोगे यार मैं तो पीएसआर का पूछने आया था। यही होता है आंसर्स में भी, कि आंसर में अगर अगर उन्होंने पूछा है कुछ और, आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड पर कुछ और, तो वो फीलिंग फियर ऑफ एक मिसिंग आउट सा रहता है, ठीक है। उस चीज को अवॉइड करना, और जो सर बोल रहे हैं कि आंसर के कंटेक्स्ट में होना चाहिए, डिमांड के कंटेक्स्ट में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक। एक वोकेबलरी वाली चीज, और ये वोकेबलरी वाली चीज पेपर 2 में बहुत ज्यादा काम करती है। मैंने इस बार बहुत बच्चों को सजेस्ट किया था, कुछ बच्चों को मेंटोर भी कर रहा था जब उस टाइम पे, मीन्स के टाइम पे, तो इट हैज हेल्प देम अ लॉट। तो आप लोग प्लीज ये करके रखिएगा, क्योंकि हर चीज में, जैसे मान लीजिए चाइना का अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो ये जो हमारी बेसिक कीवर्ड्स है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया, इंटरडिपेंडेंस हो गया, है ना, ये थॉमस शेलिंग की जो एक गेम थियरी हो गई, ये सारी चीजें आप ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको इन पे आंसर लिखना है, आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको इनको यूज करके आंसर लिखना है। मतलब इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू गाइस दिस, कि अगर आपको पता है कि भाई थॉमस शेलिंग की जो गेम थियरी है वो ये कहती है कि नॉन जीरो सम गेम है, तो वो नॉन जीरो सम गेम एक कीवर्ड है, और वो नॉन सम जीरो सम गेम आपको अपने सारे आंसरों में अलग अलग तरीके से लिखना है। कि आप अगर लिबरल आइडियोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि लिबरल आइडियोलॉजी कहती है कि भाई पीस बाय पीसेस, तो वो पीस बाय पीसेस फिर एक कीवर्ड है जो सिर्फ जो पेपर 2 का टॉपिक 5 है उस तक लिमिटेड नहीं है। उसको आपको हर जगह यूज करना है, कि आप बोलो कि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप में कि वी हैव टू यूज द फंक्शनलिज्म थ्योरी वेयर वी टॉक अबाउट पीस बाय पीसेस बाय डेविड मित्रानी, राइट। इस तरीके से मतलब आपको ये वोकैबुलरी आपकी मेंटेन करनी होगी, इससे आपके आंसर थोड़े से वो भी लगेंगे, जो आपको कुछ टॉपर के पढ़ के लगता होगा कि यार इन्हें तो बहुत ही आता है, किसी को कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता है,
सबको इतना ही आता है, बस लिखने का तरीका फैंसी हो जाता है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, एक ये हो गया वोकैबुलरी। एक मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज आपको करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। पहले मेंस में मैंने यही गलती की, मैंने बहुत ज्यादा इंटरलिंकेज कर दी, और वही जो मैं तो बता रहा था, मेरा कोई आंसर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते थे उससे पढ़ने। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसी बात को बहुत फैंसी तरीके से अभी आपको कहूंगा और कंटेंट सेम रहेगा, तो आपको क्या लगेगा, आपको एक बार को लग सकता है कि हाँ कुछ बहुत ज्यादा इनको आता है, लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो उस बात का कोई सार नहीं। इसी तरीके से आपके आंसर होते हैं। आपके आंसर में जो आपसे पूछा गया है, आपको वो बात कन्वे करनी है, और ऐसे कन्वे करनी है कि हाँ देखिए मैं आपकी बात समझ गया, आपने ये पूछा था और मैं अब इसका आंसर दे रहा हूँ। ये फीलिंग आप जब भी आप अपने आंसर चेक करें ना, आप एक बार अपना आंसर लिखें, कोई भी आंसर लिखें, उस आंसर को आधे घंटे बाद पढ़े, तभी मत पढ़े, क्योंकि तभी आपके बायसेस स्ट्रांग रहते हैं। आपको लगता है हाँ मैंने तो ठीक लिखा है, चेक करने वाला भी बेवकूफ है, टीचर भी बेवकूफ है, मैंने जो पूछा था मैंने तो ठीक लिखा है, मुझे नंबर नहीं मिले। लेकिन अगर उसी आंसर को आप एक दिन बाद या एक घंटे बाद पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार क्वेश्चन ये पूछ रहा था, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये चीज आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इंटरलिंकेज देखिए, अब इंटरलिंकेज क्या होती है। मान लीजिए आप इंडिया चाइना का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, इंडिया चाइना के क्वेश्चन में आप पूरा बताते जा रहे हैं। तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि भाई चाइना में कैसे वो हो गया कि मतलब चाइना बहुत स्ट्रिक्ट है, तो चाइना का जो लॉज है वो इतने इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो आप जेएस मिल की फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिख सकते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जहां नहीं होगा, वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। अगर आपको पेपर 1 ए से इंटरलिंकेज करना है, ठीक है, तो अगर पेपर 2 भी लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको 2 ए से लिखना है इंटरलिंकेज करके, तो 2 ए में भी आप फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं, जितने भी हमारी थ्योरीज है रियलिज्म वाली है कि स्टेट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। आपको एक तो इंटर पेपर लिंकेज है 1 ए और 1 बी की, एक इंटर लिंकेज हुई 2 ए 2 बी की, और एक 2 बी की और 1 ए की भी हो सकती है लिंकेज, है ना। इस तरीके से अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहना जब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि क्या लिंकेज में डेवलप कर सकता हूँ विच इज रैशनल। लिंकेज आपकी एकदम ही वो नहीं लगनी चाहिए कि ओवर एंड अबव हो गई है लिंकेज, या मतलब नहीं आ रही है समझ में लोगों को। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगर आप लोग लिख रहे हैं तो, शॉर्ट नोट्स, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग अलॉन्ग विद पीवाईक्यू, पहले पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद ही हम आंसर राइटिंग पे जंप करेंगे। एक दो आंसर आप रेंडमली कभी कभी लिखने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके पीवाईक्यू आपको लिखने हैं और पीवाईक्यू के नोट्स बना के रखने हैं प्रॉपर। आई कैन आई डोंट हैव माई नोट्स है, इतनी मोटा बंडल था मेरे पास पीवाईक्यूज का जो मैंने सॉल्व करके रखे हुए थे, क्योंकि मैं उन्हें ही पढ़ के रिवाइज करता था, और वो आपको लास्ट में भी जब आप मेंस देने जाओगे बहुत काम आएंगे, आप उन्हें ही रिवाइज कर पाओगे और अपने शॉर्ट नोट्स को, है ना। मेन नोट्स नहीं हो पाते बस। करंट अफेयर्स की फिर हमने बात हुई, एक मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, और जो भी सर आपको दे रहे हैं कंटेंट, बस 3 चीज। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं। न्यूज़पेपर आप अपना नॉर्मल जीएस के लिए भी पढ़ते ही हो, मंथली मैगजीन आप अपनी नॉर्मल जीएस के लिए भी पढ़ते ही हो। आईआर वाले पोर्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देके और उसको पढ़ना है कि आईआर वाले पोर्शन में कि इज देयर समथिंग जो मैं यूज कर सकता हूँ अपने आंसर में, डेटा वगैरह कुछ भी मिल जाए। ठीक है, वोकेबलरी सारे 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी सबकी वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। आपको हर टॉपिक से अगर मैं कहूँ कि यार कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन है, तो आपके मन में 15 वर्ड्स हैं जो वो पॉपअप करने चाहिए, कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इस तरीके की सारी चीजें, है ना, कल्चरल जो वो है पूरा, इस तरीके से आपके पास 15-16 कीवर्ड्स होने चाहिए, जिससे आपका कंपैरेटिव एडवांटेज वाला क्वेश्चन कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन लगे। वरना हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्वेश्चन विच इज ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स और एक कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको बीच बीच में कम से कम 4 से 5 से 6 कीवर्ड आपके हर आंसर में ड्रॉप करने हैं। वो होगा आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग से। ठीक है, और पांचवा आपका इंटरलिंक्वेज, इसके बारे में मैंने अभी बात की। ठीक है, ये मेन मेन बातें हैं जो आपको करनी है। इसके बारे में मैं अभी अब शॉर्ट नोट्स के बारे में अभी बात करूंगा, ठीक है, कैसे बनाना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मुझे सर ने बताई थी, तो आई हैव अ स्पेशल मेंशन ऑफ दैट, कि भाई ये चीज अगर आप करोगे आपके मार्क्स जंप हो जाते हैं। जैसे इफ आई से कि 2023 में, आई टेल यू 2023 में आई गॉट इन पेपर 1 मेरे मार्क्स 90s में थे, 90 90s में, 119 90s में थे। ठीक है, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आई न्यू पेपर 1 ठीक ठाक मात्रा में, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता था। पेपर 1 में मैंने सब पढ़ा भी हुआ था, हर चीज आती थी। ठीक है, पेपर 2 में इट वाज लाइक 138 139, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 140 के आसपास थे कुछ। तो अब मुझे द बिगेस्ट डायलेमा वाज फॉर मी कि यार मैंने पेपर 1 भी इतना ही पढ़ा, पेपर 1 ज्यादा पढ़ा एक्चुअली, क्योंकि हम सब में बायस होता है कि हमने पेपर 1 से शुरू करी होती है पढ़ाई, तो हम पेपर 1 पढ़ते हैं, और फिर जब दोबारा रिवीजन करना होता है फिर पेपर 1 पढ़ते हैं, तो पेपर 2 उसमें थोड़ा सा साइड लाइन होता जाता है। तो एक तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि पेपर 2 इज रिवॉर्डिंग, और पेपर 2 में अभी मार्क्स आ रहे हैं, पेपर 1 में कंपेरेटिवली थोड़े मार्क्स कम हो गए हैं। मतलब उन्होंने मार्क्स इस तरीके से मार्किंग का कुछ किया है, पता नहीं क्या हुआ है वो, लेकिन
आपको पेपर 2 पे इक्वली ध्यान देना है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अब 90 से इस बार मेरे मार्क्स उसमें कुछ 120 समथिंग है, 125 126 कुछ है। ये सुनने में कम लग रहे होंगे आपको, लेकिन इस बार जो मार्क्स आए हैं पेपर 1 में, उसके हिसाब से दे आर अबव एवरेज मार्क्स। तो मेरे लिए इट वाज वेरी गुड। और सर और मैं 3-4 महीने उस टाइम कॉन्स्टेंटली टच में थे, और मैं खूब सुनता था क्योंकि मैं कॉपी लिख के ले जाता था बेशर्मों की तरह, और फिर मैं खूब सुना करता था आधे आधे घंटे तक, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो आपको भी ये चीज करनी है ना, दिस इज अ मोटिवेशन। जो भी आपकी टेस्ट सीरीज अभी सर बता रहे हैं कि शुरू हुई है, उसमें देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट राइट इट डाउन। अभी मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप ये लिखिए, सेक्शनल्स आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स। पूरे 2-3 साल निकल जाते हैं इस बात को समझने में कि जो आपके सेक्शनल्स हैं वो आपकी फुल लेंथ से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप जितनी ईमानदारी से अपने सेक्शनल्स देंगे, उतनी ही ईमानदारी से आपके फुल लेंथ टेस्ट अच्छे होंगे। कई लोगों में होता है, वो उठाते हैं पेपर 2, क्या हो पेपर 2 का पेपर लिखेंगे, अब पेपर 2 में एक क्वेश्चन कंपैरेटिव एडवांटेज का है, अगला क्वेश्चन इंडिया चाइना का है, वो लिख दे रहे हैं कुछ भी, बेसिक बेसिक नंबर भी आ जा रहे हैं 90-100 के आसपास, एंड दे आर स्टक कि क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है। क्वालिटी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सेक्शनल अच्छे से नहीं लिखे। सेक्शनल जब आप अच्छे से लिखेंगे, जो भी आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी उसके जो आपके क्वेश्चन था उसके आपको जो बाद में मॉडल आंसर मिलेंगे उसमें वैल्यू एडिशन मिलेगा, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए, उसको आप अपने आंसर्स में ऐड कीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। मतलब टिल द डे मुझे अब तक याद है, सर ने जो मेरी लास्ट कॉपी चेक की थी उसमें मुझे 110 111 नंबर दिए थे पेपर 2 की, और पेपर 2 में आई वाज, लेकिन मुझे पता है वो क्यों किया गया था, हमारी बाद में उसमें बात भी हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर ना कर दूं जाके, क्योंकि आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं कुछ भी लिखता था मुझे जो अच्छा मैं लगता था। मैं इस बार की बात बता रहा हूँ। इस बार एक स्टूडेंट मेरे को कॉल किया, उसे मैंने 90s में मार्क्स दिए। वो बोलता है सर इतने कम मार्क्स आए हैं, मैं तो 130 140 एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि वो जो दूसरा इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ हर किसी को 110 115 नंबर मिलते हैं, तो हर कोई खुश रहता है। सो माय फंडा इज प्रीटी सिंपल कि जब तक मैं आपको पुश नहीं करूंगा, मैंने आपको दे दिए नंबर, आप तो कॉन्फिडेंट हो गए कि अब इंप्रूवमेंट क्या करना है। जैसे सो वो रहना ही नहीं है। मैं सिंपल फंडाइज की मार्क्स ना देख करके यू फोकस कि उस पे कमेंट्स क्या हैं एंड हाउ एग्जैक्टली यू सिंपली हैव टू इम्प्रूव इट। तुम्हें भी तो वही बातें बोली गई थी। सो एग्जैक्टली सर। सो इसमें यही है, देखिए एक तो आप, मतलब मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, सर भी है, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज मार्क्स के लिए मत दीजिए, भूल जाइए मार्क्स जैसा कुछ होता है। कुछ नहीं पता आपको आपकी कॉपी किसने चेक की है ना, वहां पे कौन आपकी कॉपी चेक कर दे, शायद पूरा ही पलट जाए, आप ये मान के चलिए। आप इस चीज से बिल्कुल एकदम खुद को वो छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि उस आंसर की जो डिमांड है वो आप कितनी अच्छी, जो सर कमेंट कर रहे हैं उस पे, आप अगर आपको लगता है कमेंट गलत, तो आप जाके क्वेश्चन कीजिए, पूछिए कि सर बताइए मुझे कि मैंने क्यों नहीं लिखा है। आप ये वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या, हम हमेशा इस पे रहते हैं कि देखो इस पेपर में इतने मार्क्स आए, अगले में इतने आ गए, बट हम ये नहीं समझते कि इस पेपर के क्वेश्चन अलग थे, अगले पेपर के क्वेश्चन अलग है। इस पेपर में आप जो लिख रहे थे वो मेंटल स्टेट अलग था, आपकी इन्फॉर्मेशन अलग थी, सब कुछ अलग था। आपका पहला पेपर तो वीक ही रह गया ना। तो आई एम सेइंग कि सेक्शनल में आपको इतनी जान डाल देनी है अपनी, कि सेक्शनल को ऐसे लिखना है कि देयर शुड बी, जो उसके मॉडल आंसर में आपके नोट्स में होना चाहिए, अगर वो अच्छा पॉइंट है तो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस। ठीक है, इसके अलावा 3-4 बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली तो राइट इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, कि कोई भी अगर आपका पीएसआईआर वाला पढ़े तो उसे समझ में आए कि भाई ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका आंसर है, ये रहा क्रिटिसिज्म, ये रहा कंटेक्स्ट, ये रही कोर डिमांड के आंसर्स, और ये रहा एक दो जो छोटे मोटे ये टॉप लिंक्स है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वाले, और कंक्लूजन तो होना, इंटर कंक्लूजन आपको प्रिपेयर रखना, ये आपके उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। इतना भी अगर आप करेंगे ना, तो आपके बेसिक मार्क्स तो इसी से आ जाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम 150 लाने की कोशिश करते हैं जब हमारा 80 का लेवल नहीं होता। मतलब इट इज ऑन मी टू, मतलब आप लोगों की, ऐसा नहीं कि मैं किसी स्टूडेंट को कुछ कह रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही था। जब मेरा 80 या 90 वाला भी लेवल नहीं था, मैं सोचता था 150 की, और उसमें फिर हम करते हैं ब्लंडर्स। आपने फाउंडेशन किया है तो फाउंडेशन के बाद जो होता है ना, फर्स्ट फ्लोर बनता है। फर्स्ट फ्लोर बनाने पहले, फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे जंप करने की कोशिश मत कीजिए इनिशियली, वरना वो आपको नुकसान करेगा। तो आपको अपने सेक्शनल सारे लिखने हैं, जो भी वैल्यू एडिशन है वो लिखने हैं, अपने नोट्स में ऐड करना है। कमेंट्स वाला जो जो भी सर के कमेंट है, आपको अगर लग रहा है जेन्युइन, मेरे साथ भी होता था, सर को याद होगा, मैं कि सर ये क्यों लिखा है, मतलब मुझे तो ठीक लग रहा है, मैं जाके पूछता था, सर मुझे समझाते थे कि ये इसलिए था। 90% ऑफ द टाइम्स आई यूज टू अग्री, यहाँ सही कह रहे हैं सर। मतलब इट इज व्हाट इट इज, है ना, सारे बच्चों के लिए सेम प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ नहीं बदलता, ऑलमोस्ट हर साल सेम प्रॉब्लम्स वही आती है। देखो, 1 to 1 तो इसीलिए मैंने ना यार, मैंडेटरी है कि आपकी कॉपी मैंने इवेल्युएट की है, देन यू आस्क कि मुझे डिस्कस करना है।
तो जैसा तेरे साथ सोफे पे बैठ करके डिस्कस करता था, इनके साथ भी, हर किसी के साथ, बिकॉज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना कि हर स्टूडेंट का असल में इशू यूनिक हो सकता है। जैसे तुम्हारे केस में क्या था, नॉलेज है लेकिन दिखाने के चक्कर में लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, जबरदस्ती कुछ कीवर्ड्स डाल रहे थे, तो तुम्हें क्या है, सिंप्लीफाई करना था। कुछ लोगों के आंसर इतने जेनेरिक हो जाते हैं कि उन्हें फोर्स करना पड़ता है कि की टर्म्स आर मिसिंग। यस सर। तो उस मुताबिक है कि हर स्टूडेंट का एक्चुअली अलग अलग कंसर्न होता है, सो दैट इज वाई इट इज 1-to-1 इज देयर, यू कम, यू सिट, यू डिस्कस, आस्क, कोई इशू नहीं है। प्लीज यूटिलाइज दिस फैसिलिटी, है ना, क्योंकि ये नहीं है अवेलेबल, और जगह नहीं है अवेलेबल, मुझे नहीं मिली थी, फिर मैं सर के पास आया था, है ना। तो अगर आप इसको जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, आप आंसर पेपर लिख के भी अगर आप घर बैठ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा interview में। ये मतलब हार्ड से थोड़ा, बट ट्रुथ, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बता रहा हूँ, हिट दैट डिमांड डायरेक्टली ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो आपका दूसरे पैराग्राफ से उसका डिमांड चालू होनी चाहिए। अगर प्लेटो का उन्होंने पूछा है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, तो आप 3 पैराग्राफ तक प्लेटो का माहौल नहीं बना सकते कि प्लेटो ये था, प्लेटो ने सोक्रेट्स का ये किया, प्लेटो ऐसे पैदा हुआ, प्लेटो के बहुत, एथेंस की हालत खराब थी। ये होता है, बहुत जगह हो रहा है, और पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं उसको, ठीक है। एक टाइम पे वर्क कर जाता था 2018-19 में, अब नहीं करता। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनके ऑलमोस्ट 140 मार्क्स आए थे लास्ट टाइम पेपर 1 में, बट दिस टाइम दे हैव ड्रॉप टू 105, उन्हीं के 105 मार्क्स आए। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट, कि इट इज नॉट वर्किंग। अगर आप डिमांड क्वेश्चन के नहीं हिट कर रहे हो, तो वो सिर्फ नेगेटिवली आपके मार्क्स पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा, जो आपका क्वेश्चन है, अब एक चीज और है कि आपका जो क्वेश्चन है, ये मेरे साथ एक बार इशू होता था कि मैं, जो मान लीजिए क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, और मुझे पहली चीज बहुत अच्छे से आती, तो मैं 1.5 पेज पहली चीज पे लिखता रहता था। अब फिर हमारे पास टोटल 3 ही पेज है, फिर 1.5 पेज बच गया आपके पास। 1.5 पेज में आप 2 चीजें लिखोगे, क्या लिखोगे, एक एक पैराग्राफ लिखोगे। फिर उसके बाद हमें क्रिटिसिज्म लिखने की खुजली भी रहती है, क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, क्रिटिसिज्म लिखोगे तो कंटेम्प्रेरी भी लिखोगे, फिर कंक्लूड भी करोगे। तो बेसिकली आपकी जो लास्ट की 2 डिमांड थी, उन्हें आपने दिया 1 पेज, और आपकी जो पहली डिमांड थी उसको आपने दे दिया 1.5 पेज। तो आपका जो इंटरनल बैलेंसिंग है क्वेश्चन का, वो बहुत अलाइंड होना चाहिए कि भाई 3 पेज है मेरे पास, और जिसमें मैं लगभग 2.5 पेज में आंसर करने वाला हूँ, 2.5 पेज के आसपास। तो उनको मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि शुरू के 3 पैराग्राफ जो है पहली चीज को आंसर कर दे, उसके बाद जो 3 पैराग्राफ है दूसरी चीज को आंसर कर दे, और बाकी के लास्ट के 2-3 पॉइंट जो पैराग्राफ है वो तीसरी चीज को आंसर कर दे। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह बचे, उसमें मैं जो टॉपलिंग्स है अपनी, कंटेम्प्रेरी, क्रिटिसिज्म, ये सब डाल दूं। उसको मतलब बैलेंस करके चलना है, कभी भी इम्बैलेंस नहीं लगना चाहिए आपका आंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। ये मेन मेन चीजें थी। अब शॉर्ट नोट्स की हम बात कर लेते हैं एक बार, कि शॉर्ट नोट्स कैसे करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में देखो, सबसे पहले आपको एक तो इंट्रो आपका प्रिपेयर्ड रखना है आपको, ठीक है। और ट्राई कीजिए इंट्रो कुछ ऐसा हो जिसे आप रट सकें और आप डायरेक्ट लिख सकें। इंट्रो में आई डू नॉट वांट कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा एंगेज हो उसको, कि वो करने में। जैसे मान लो अगर प्लेटो का क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ बहुत ही बेसिक होते हैं प्लेटो के, वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनिशियली आपका टाइम भी कम होगा उससे, और आपका इंट्रो भी अच्छा लगेगा कि भाई पढ़ा लिखा इंट्रो इंसान तैयार करके आया है इसको। दूसरी चीज, कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, पेलोपोनेसियन वॉर क्या था, ठीक है, कि भाई हमारा जो भी पूरा ये चल रहा था, एथेंस की कंडीशन क्या थी, जो सब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा होना चाहिए। लेकिन अब आप अगर PYQ उठा के देखो, कहीं भी क्वेश्चन ये नहीं आया कि कंटेक्स्ट क्या था। कंटेक्स्ट इज समथिंग जो शुरू के 1 से 1.5 पैराग्राफ में इंट्रो के साथ आप क्लब करते हो, जिससे आप बताओ कि नहीं, मुझे प्लेटो के बारे में पता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो आपने पूछा है। इंट्रो और कंटेक्स्ट को आप क्लब करो शुरू के 1-1.5 पैराग्राफ में, और फिर उसके बाद आप डिमांड चालू करो आंसर की, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक ये चीज आपको कंटेक्स्ट हो गया, कंटेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लगभग, जो हमारा मेन जो मसाला है आंसर लिखने का, मेन मसाले में क्या है, पूरे पूरे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिखना। मान लीजिए आपने लिखा थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो ऊपर आप लिखिए मेथोडोलॉजी, ठीक। मेथोडोलॉजी में आपको क्योंकि अब आता है, आपको पता है क्या है वो चीज, तो सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा लिखिए उसके बारे में, हर चीज के बारे में, कि भाई ऐसे 3 चीजें थी, ये 3 क्लास थी हमारी, इन 3 क्लासों में प्रोड्यूसर क्लास ऐसी होती है, ये ऐसा होता है। ये आपका फिर सब आप एकदम कंप्रेस कर दीजिए। 2 पैराग्राफ में आपका थ्योरी ऑफ एजुकेशन खत्म हो जाना चाहिए, विद कीवर्ड्स, इट शुड एंड, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और जैसे अगर आप ऑफलाइन नोट्स बना रहे हैं ना, मान लीजिए ये हमारी शीट है, तो शीट को ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपका 3/4 ऑफ द शीट में आपके नोट्स बन रहे हैं, और साइड में आप इतनी चीज, इतनी जगह ब्लैंक छोड़ के रखिए। क्योंकि कई बार जब आप अपने मॉडल आंसर पढ़ेंगे या अलग अलग टॉपर्स की कॉपी पढ़ेंगे बाद में, तो बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आप चाहेंगे कि आप अपने नोट्स में ऐड कर लें।
वो कई बार फिर बाद में दिक्कत होती है। या तो आप एक चीज ये कर सकते हैं, या इसके साथ एक चीज और कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये इशू होता है कि जो हमारे करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूँ अपने इसमें, कि मैं पढ़ तो बहुत कुछ रहा हूँ इंडिया चाइना पे, पर हाउ टू यूज इट, हाउ हाउ इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स, राइट। उसका ये एक सिंपल सॉल्यूशन है, आप एक पेज को ऐसे डिवाइड करके रखिए, इधर जो भी करंट में होता जा रहा है उसको बाद में ऐड करते जाइए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, एक वन नोट करके ऐप आता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है सर, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं, मैं वन बोलूंगा। नोट बताना इनके लिए जरूरी है। वन नोट इज वेरी बेनिफिट, बहुत बेनिफिशियल है वन नोट। हाँ इनको काफी हेल्प करेगा ये चीज। वन नोट आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप एक पीएसआईआर करके अपनी नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप उसको अंदर जैसे आपका सिलेबस है एग्जैक्टली ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए। वन ए का मान लीजिए आपने प्लेटो लिख लिया है ना, प्लेटो मैकियावेली ऐसे करके पूरा लिख लिया, या पेपर टू में ज्यादा आते हैं करंट अफेयर, पेपर टू पढ़ लेते हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ऐसे करके आपने सारी कंट्रीज लिखी। अब आपको जो भी करंट अफेयर में आपने मान लीजिए चाइना पे कोई आर्टिकल पढ़ा, चाइना की कोई आर्टिकल में आपको कोई लाइन बढ़िया लग गई, या फिर कोई थॉट बढ़िया लग गया कि यार ये एक डायमेंशन है जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते बट ये है, तो आपको अब अपने उसी और नोट के नोट में ऐड कर लेंगे ना, टाइप करके ऐड कर लेंगे, एडिटेबल होता है वो। अब आप जब भी चाइना के बारे में कुछ पढ़ोगे आपको वहां जाना है और लिख लेना, ठीक है। और जब भी आप लिखोगे आपको ऊपर का भी पढ़ना है जो आपने लिख रखा है, और हार्डली ज्यादा नहीं, 1.5-2 पन्ने बनते हैं मुश्किल से लास्ट तक। मेरा आज तक मेरे पास आई थिंक 20 या 22 पॉइंटर होंगे चाइना को लेके ऐसे। बट इससे होगा क्या, आपके एक तो बेसिक नोट्स है आपके पास चाइना के जो शॉर्ट नोट्स है, और एक आपने ऑनलाइन बना लिया। अब आप जब भी चाइना पढ़ रहे हो आप यहाँ दो जगह से पढ़ो, एक अपने नोट्स पढ़ रहे हो, एक अपना ये जो है हमारा वन नोट वाला पढ़ रहे हो। तो आपके पास जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिसके लिए हम भागते रहते हैं ना हजार जगह, ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, वो आपके वन नोट के ऐप में ऑलरेडी बनता जा रहा है। आपके पास 20 पॉइंट ऐसे हैं जो और लोगों के पास नहीं है, दे आर डिफरेंट पॉइंट जो भी आपने खुद ढूंढे, तो आंसर डिफरेंट भी बन जाएगा आपका, वो वाली जो हमारी होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो बेसिक चीजें आपके नोट्स में आनी चाहिए वो आपके बेसिक नोट्स से जो सबने पढ़ा है वो वैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्बाइन करना आपको करंट अफेयर्स जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना बढ़िया। और नोट भी ऐसे ही GS 1 2 3 4 के लिए भी बना के रखिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी शुरू में, जो लोग ऑनलाइन नोट्स के साथ नहीं है कंफर्टेबल उन लोग को दिक्कत लगेगी शुरू में, बट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था ऑनलाइन नोट्स के साथ, लेकिन एक बार आप अगर शुरू कर दे तो इट इज इररेजिस्टिबल, आप नहीं छोड़ सकते उसको, सब कुछ ईजी हो जाता है आपके लिए। ये एक चीज, क्योंकि पहले के जमाने ये वन नोट को बस इन्हें बोल दो, एक बार आप वन नोट को ओपन करके देखो, आपको खुद दिखेगा कि उसके अंदर एक्चुअली यू कैन गो टॉपिक वाइज, यू कैन गो सब्जेक्ट वाइज। तो उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि आपकी कॉपी में भी लिमिटेड पेजेस होते हैं, टाइम ज्यादा जा रहा है वहां पे। बेसिकली यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट, साथ ही साथ ऊपर वाला क्या था वो पढ़ लिया। सो यही इसने वन नोट के बारे में आपको बहुत अच्छा सजेशन दिया है। आई वुड जस्ट आस्क यू कि एक बार उसे बस एक्सप्लोर करो। देखो वो तो माइक्रोसॉफ्ट का है, हमारी कोई स्पॉन्सरशिप टाइप तो है नहीं कि हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, बट इट इज जस्ट कि इट इज सो बेनिफिशियल, इसने तो आपको बताया है। सो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर इट एंड यू विल डेफिनेटली लव इट, वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। सही इसने बताया। एक्चुअली सर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं ना सर, तो हम जो जो आप हम मान लीजिए किसी ब्यूरोक्रेट से मिले तो उनसे पूछें करंट अफेयर, तो बोलेंगे कॉपी रख लीजिए आप और एक, बट इट इज नॉट फीजिबल, इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू। मतलब मैं मेरे से तो आज तक नहीं हो पाया कि अब मैंने आज मान लीजिए चाइना पे, फिर मैं अगर कुछ अगले दिन में चाइना पे कुछ अच्छा लगा तो मैं फिर वो रजिस्टर ढूंढूं उसमें चाइना ढूंढूं, तो वो बहुत मुश्किल है। टायर सर में क्यों करना नहीं करना, आप इस चीज को ट्राई कीजिए, है ना। अगर आप नहीं भी है कंफर्टेबल ऑनलाइन नोट्स के साथ तो भी कीजिए, मतलब ये समथिंग जो आपको करना ही है, ऐसे वाली चीज है, ठीक है। एक ये हो गया सर करंट, ये करंट अफेयर्स वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको पूरा शॉर्ट नोट्स की हम बात कर रहे थे, इंट्रो, कंटेक्स्ट, पूरा हर जो जो डायमेंशन है आपके नोट्स में उसको शॉर्ट करो, कंप्रेस करो। कंटेम्प्रेरी में आपको हर चीज से लेके 3 से 4 चीज होनी चाहिए। मान लीजिए आप हेना की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें जो वो जो हमारा पूरा जो डिक्टेटरशिप वाली जो आती है, तो आप 3 4 इंटरनेशनल एग्जाम्पल तैयार करके रखिए कि यहाँ यहाँ डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है। और वो आपको जैसे ही हेना अरेंट दिखेगा आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ अपने क्वेश्चन का ये लिखने वाला हूँ, कि भाई कंटेम्प्रेरी लास्ट के 2 पैराग्राफ सॉर्टेड है, इंट्रो सॉर्टेड है, कंक्लूजन सॉर्टेड है, लास्ट में आपका जो कंटेम्प्रेरी और क्रिटिसिज्म सॉर्टेड। तो 3 पैराग्राफ तो आप घर से रट के आए, उसके बीच में आप क्वेश्चन आंसर दो, इफ आई एम क्लियर अबाउट इट, राइट। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्रिटिसिज्म 2 से 3 क्रिटिसिज्म आपके पास होने चाहिए। एक क्रिटिसिज्म आप नॉर्मल वाला लिखिए, ठीक है, जो आपको नॉर्मल नोट्स में मिलेगा मैम के, क्योंकि वो क्यों जरूरी है, सर ने भी आपको सेम लिखाया होगा मुझे पता है, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब आपकी जो फैकल्टीज कॉपी चेक कर रही है वो बहुत बूढ़ी होती है, तो अगर उनको आपको जो मान लीजिए अब प्लेटो का करना था और सबीनी का क्रिटिसिज्म उसमें नहीं है, तो उनको लगेगा यार ये बच्चे ने मेन ही बात छोड़ दी। तो ये भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि वो मेन बात तो लिखनी ही लिखनी है,
उसके साथ एक वैल्यू एडिशन के तौर पे आपको एक अलग चीज देनी है, राइट। और सारी चीजें बहुत नई नई लिखनी है। मेरे अंदर ये बहुत बुरी आदत थी कि मैं, जब मेरे 93 आए थे, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने हर जगह जो पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल है, फूको वगैरह को, उनको दबा के यूज किया था। अब कोई आदमी अगर प्लेटो पढ़ रहा है और उसको प्लेटो के खत्म होते होते फूको दिख जा रहा है, तो उसको लगेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे ने सब मिक्स कर दिया। जबकि मैंने अपने मन से तो मैं बहुत होशियार काम कर रहा था कोई। तो ऐसा नहीं करना। एक मिनट यहीं पे मैं बोल दे रहा हूँ कि इसने जो भी आप लोगों को पहले सजेस्ट किया ना, उस सजेशन में इसे इंक्लूड कर लो, क्योंकि जब ये बात कर रहा था वहां पे भी कंटेम्प्ररी ना, तो कंटेम्प्ररी ऐड करना है, लेकिन जो इसने बोला ये वाली गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने अभी इसे यहाँ पे रोका है। ये वाली गलती नहीं करने की जैसे कि की टर्म्स हैं, इंटरलिंकेज है, इंटरलिंकेज में अच्छा हुआ इसने आपको याद दिलवा दिया कि जबरदस्ती जो घुसाने वाली बात होती है ना, कि नए डायमेंशन के नाम पर, सो थ्रू फूको। और जब मेरे पास भी इसकी कॉपी आई थी तो इनिशियली ये सारी चीजें कर रहा था हर जगह पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव इज समथिंग जिससे कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, हर जगह वो करता ही करता था। सो हमें चीजों को ज्यादा रेलेवेंट रखना है। सो अच्छा वो इसने ये बात आपको बताई, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये सब मैं अपनी सारी गलतियां इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी करी है ना, साल भर पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मुझे सब याद है बहुत अच्छे से कि मैं क्या करता था। तो इसलिए इस चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स अभी बनाने हैं। शॉर्ट अब 5 महीने हैं आपके पास लगभग, इस बात को याद रखिए, लेकिन 5 नहीं, आपके पास लगभग 3 महीने, ठीक है। 3 महीने हैं आपके पास लगभग। इन 3 महीनों में आपको चारों सेक्शंस खत्म करनी है। 20-20 दिन दीजिए, 90 दिन है हमारे पास, है ना। 80 दिन में हो जाएंगे। मेहनत कीजिए, बैठिए 5-6 घंटे रोज ऑप्शनल के साथ, क्योंकि ऑप्शनल है जो आपको लास्ट में रिवॉर्ड करने वाला है। आई नो द सेशन वॉज अबाउट की 5 महीने, बट आई नो यू गाइस कैन डू इट, राइट। अगर आपको मैं आज भी कह दूं कि आपको कि 1 महीने के लिए प्लान करना है, आप मुझसे अच्छा प्लान बना दोगे। प्रॉब्लम है प्लान एग्जीक्यूशन को, कि हमने जो सोचा था वो हम कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अभी आपको लगभग 80 से 90 दिन को डिवाइड कीजिए। जो पार्ट्स आपको नॉर्मली बड़े लगते हैं और जिनसे डर लगता है, उनको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को 1B से बहुत डर लगता है। आई वॉज देयर 1B में, जब वो पॉलिटी वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे कि NHRC के बारे में लिखो, तो मुझे लगता था कि मैं GS का आंसर लिख रहा हूँ। तो अगर आपके साथ ये सेम इशू है, तो उस पर आप ज्यादा टाइम दीजिए। सर से पूछिए कि सर आप इसमें कुछ ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा रहे क्या, ये मुझे जो थोड़ा सा ऑप्शनल स्पेसिफिक हो। सर ने मुझे कराए थे, क्योंकि मुझे याद है कुछ टॉपिक्स के, स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ, इन सबके जहाँ मुझे दिक्कत होती थी, है ना। तो जहाँ आपको लग रहा है वहां पे आप ज्यादा टाइम तो थोड़ा, ठीक बने। अगर आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया है, तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन को वो करना बंद कीजिए कि मैं 40 दिन तो बने ही पढ़ूंगा। ऐसा मत करो भाई, क्योंकि बने वन चार वो पार्ट पोर्शन है ना, ये चारों पोर्शन को इक्वली वेटेज मिलना चाहिए। बाद में आप पेपर में आप जैसे अटेम्प्ट करके आएंगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन अभी जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हमें सबको बराबर इज्जत देनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार सबने भी देखा होगा बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत लोग 2A के पे रिलाई करते थे, अब 2B का ज्यादा आ गया इस बार। 2A वाले भी पार्ट में आ गया, है ना सर। इस बार PSR में यही हुआ है, बहुत लोग बता रहे हैं मुझे, मैं तो देख अरे नहीं पाया। इस बार जो हुआ है ना, इस बार जो रटने वाला सिस्टम था ना, जो लोग बोलते थे रट लो रट लो रट लो, इस बार खत्म ही हो गया। इस बार सबकी बर्बाद हुई है। और असल में पता है, पेपर 2 में यू वुड हैव एंजॉयड इट, क्योंकि इतना ज्यादा इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और वो वाले में लिख लेता था सर, वही तो मुझे मुझे दिक्कत पता है। आती थी रटने वाले में। हाँ, तभी तो मैंने बोला ना कि यू वुड हैव एंजॉयड इट। कल एक लड़का वही ओरिएंटेशन सेशन में वो बोल रहा है कि सर क्या करें, ऐसे करें वैसे करें। फिर वो लड़का मुझसे बोलता है कि सर एक आप ही हो जिसने पेपर 2 डिस्कस किया, पेपर 2 कोई और किसी और फैकल्टी ने डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा भाई ले दे करके पेपर 2 के लिए एकमात्र मैं ही ऑप्शन हूं आपके पास, एंड टेंशन मत लो, पेपर 2 में आपको समझा दूंगा, चाहे वो कंपेरेटिव रहो या फिर थ्योरी ऑफ IR हो। सो इस बार असल में जो एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा सा डाल दिया ना, यस सर, और मुश्किल हो गया काफी नोट। हाँ, इस जो रटने वालों के लिए मुश्किल है, अदरवाइज जो समझ रखे थे उनके लिए तो इट वाज इजी, यू वुड हैव लाइक्ड इट। ये सर, अब मैंने देखा सर, मुझे लगा कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है, पर जैसे मेरे एक आकाश से आप मिले भी हो, राइट। तो उसने मेरे को बोला कि क्योंकि उसका थोड़ा याद करने वाला ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत स्ट्रांग है, तो उसको थोड़ी दिक्कत हुई। तो ये चीज आपको नहीं करनी है ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2A और 2B वाला जो आपका पार्ट है पूरा का पूरा, जैसे जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, 2B इज एप्लीकेशन बेस्ड एंड 1B इज एप्लीकेशन बेस्ड, इन पे भी आपको इक्वली हार्डवर्क करना है, इनको लास्ट तक के लिए छोड़ के नहीं रखना। इस चीज का आप मतलब अभी से करके रखिएगा। तो आपके पास जो 90 दिन है लगभग, आप लग जाइए इस पे कल से ही। अपने टाइम को डिवाइड करिए इस तरीके से कि भाई मैं कर रहा हूँ, और करना क्या है, सिंपल देखिए, अभी आप इस बात को अभी नोट कर लीजिए। करना क्या है, नोट्स पढ़ने हैं जो आपको सर ने कराया फाउंडेशन के, उनको कंप्रेस करना है,
उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस फॉर्मेट में जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है ना, कुछ नया मैं वैसे भी नहीं बता रहा हूँ। कंप्रेस करना है, फिर उनसे देखना है कि पीवाईक्यूज क्या क्या आए हैं। जिन चीजों में पीवाईक्यूज ज्यादा आ रहे हैं उसमें और वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। पीवाईक्यू लिख लिया आपने। अब इसके बाद आपको जो भी सर ने सेक्शनल दिया है उस सेक्शनल को लिखना है और उसके मॉडल आंसर से फिर वैल्यू एडिशन करना है। ये है आपकी कथा जो आपको करनी है। इसके अलावा कितनी भी मतलब इसमें इधर उधर टॉप लिंक्स हमेशा रहेंगे, राइट? कि आपको मतलब किसी ने पीडीएफ भेज दी कि भाई देखो हर टॉपिक के थिंकर इसमें है, अलग थिंकर, डिफरेंट थिंकर्स। बट कैन यू रिमेंबर दैट? यू कैन नॉट। आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट। मेरे याद करने का बहुत स्ट्रांग था पर मैं भी नहीं कर पाया कभी भी। याद कर लोगे आप, उसको लिख नहीं पाओगे आंसर में, कुछ फायदा नहीं है उसको। तो जो आपको जितना दिया जा रहा है अगर आप उतना कर लीजिए। आप पहले 270 280 नंबर तक पहुंच जाइए। अगर आप 270 280 नंबर पार कर जा रहे हैं उसके बाद आप 300 के लिए आप करिए मेहनत। लेकिन पहले 270 280 के चक्कर में 210 ना आ जाए। दिस इज माई कंसर्न। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं। अब आप लोगों ने जो भी अपने डाउट्स डाले हैं या आप लोग अभी भी डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए। आई एम वेटिंग, है ना, 2 मिनट। आप, मैं भी 2 मिनट वेट करता हूँ, आपके डाउट्स आप डाल दीजिए एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर देम वन बाय वन। ओके सर? या आपको कुछ और ऐड हाँ, करना हो सर, आप बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ब्रॉडली मुझे वही कहना था कि इसने जो कुछ भी आपको सजेस्ट किया है ना, प्लीज सब कुछ को एक बार में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करना। श्योर सर। एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स लिखो। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन गो फॉर द कॉम्प्लेक्स वंस। नहीं तो आप क्या गलती करते हो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में डाला, उसमें गड़बड़ी हुई, 2-3 आंसर्स लिखे, उसके बाद यू सिंपली गेट डिस्करेज्ड। तो ये वाली गलती सिंपली नहीं करनी है। और बिना आंसर लिखे यार कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू राइट आंसर्स। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, उसे प्लान भी उस तरीके से किया गया है क्योंकि हर एक वीक एक टेस्ट है, एक सेक्शनल टेस्ट है। सो आपके पास पीएसआईआर पढ़ने का भी टाइम है, आपके पास जीएस पढ़ने का भी टाइम है, एंड बाय मिड जैन एनीवे ये टेस्ट सीरीज खत्म हो रहा है। सो इस तरीके से सिस्टमेटिक उस तरीके से है। और मैंने भी कह रखा है कि वैलिडिटी इज टिल March 31, बट मैक्सिमम यू गो फॉर मिड फेब, क्योंकि मिड फेब के बाद आपके ऊपर प्री का टेंशन आने लगेगा। तो वो फिर इंसान दो सब दिमाग में चलता है, प्री के लिए पढ़ूं मेंस के लिए पढ़ूं। सो उससे पहले ही निश्चिंत कर लो। और हाँ, एक और बात, डिस्पाइट बीइंग अ पीएसआईएफ फैकल्टी मैं कह रहा हूं जीएस को इक्वली फोकस करना है, बिकॉज आई हैव हैड स्टूडेंट जिनका, उसका क्या उसका नाम था तुम्हारे फ्रेंड का, लो इसका मेरा शिवम। दिमाग, हाँ शिवम, हाँ शिवम, ही स्कोर्ड आई थिंक 270 275 के अराउंड उसका पीएसआईआर में स्कोर था। बट इंटरव्यू कॉल उसका आया, अनफॉर्चुनेटली उसका फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। इसीलिए यू हैव टू मैनेज योर बैलेंस योर जीएस विथ ऑप्शनल अलोंग विथ एसे। तो ये जो 4-5 महीने है ना, तीनों को पूरे का पूरा आप अपने दिमाग में एक टारगेट रख लो कि इन द फेब मेरा एग्जाम है, मेरा मेंस फेब में है, उससे पहले बाय जनवरी आई हैव टू कंप्लीट एवरी पार्ट ऑफ माय सिलेबस। गड़बड़ी वही होती है कि इमीडिएट जब आपके पास एग्जाम होता है, आप एग्जाम पे फोकस होकर प्रॉपर्ली पढ़ते हो, जब सामने एग्जाम दिख नहीं रहा होता है ना, आप बस प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, आपका सारा मामला, आपका प्रिपरेशन हेवायर हो जाता है। ये मुझे अपने साइड से बस इतना ही बेसिक ऐड करना था। हाँ, सो देखो, एक तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछ रखा है कि तुम्हारे नोट्स के बारे में, यस सर। तो तुम अपने कुछ शॉर्ट नोट्स, बेसिकली शॉर्ट नोट्स वगैरह। मेरा चैनल है टेलीग्राम पे। आप लोग अर्पित कुमार रैंक 421 करके आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना, आ जाएंगे। उसमें मैंने अपलोड किए थे अभी मेंस के टाइम पे। तो 1A 1B 2A 2B सबके अपलोडेड है उसमें, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बट मैंने प्लीज आई अगेन से डोंट जस्ट रिलाई ऑन माय नोट्स। अपनी मेहनत उसमें कुछ आप एक बार, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा साफ नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी टॉपर्स हैं है ना, जिनका बेस्ट आपको नोट्स लगे वहां से देखिएगा। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा जहां से भी आप पढ़े हों। लेकिन इसके साथ मेरी एक और सजेशन है, आपके शॉर्ट नोट्स अपने होने चाहिए। ठीक है, अर्पित सामने बैठा हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट, लेकिन इसके नोट्स आपके अपने नोट्स कभी मत बनाना, क्योंकि हो सकता है अर्पित को थिंकर याद करने में दिक्कत हो तो वो थिंकर ज्यादा मेंशन करेगा, किसी को आइडियाज याद करने में दिक्कत हो उसके शॉर्ट नोट्स में आइडियाज ज्यादा होंगे। योर ओन नोट्स विल बी योर ओन, आप उसके साथ ज्यादा रिलेट कर पाओगे। आप इसके नोट्स पे डायरेक्टली इफ यू थिंक कि मैं समय बचाता हूं, वो आपके लिए ज्यादा मेहनत वाला हो जाएगा, क्योंकि फिर आप इसके शॉर्ट नोट्स को याद कर रहे होगे, विच एनीवे विल नॉट बी दैट मच बेनिफिशियल। आप रेफरेंस लीजिए, बट हमेशा मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स।
सर मैं वो बता देता हूँ जैसे और शॉर्ट नोट्स का आप जो लोग हैं आप लोग एक बात अभी थोड़ा लेटेस्ट स्टेजेस में बात समझ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स का जो देखिए रहता है ना, टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स हुए, नोट्स, इनमें नहीं मिलेगा आपको कुछ डिफरेंट। मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, और कैसे आपको मैं समझाऊं ये बात। मेरे नोट्स जो हैं वो मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स से और पूरे जो ये जितने भी नोट्स हैं सर के मॉडल आंसर से इन सबसे मिला के बनाए हुए। तो आप अगर उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स पढ़ोगे और मेरे देखो आपको लगेगा बहुत सी चीजें सिमिलर, क्योंकि उत्कर्ष द्विवेदी सर ने पिछले साल के किसी टॉपर से ऐसे ही बनाए थे। दिस इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। जितना जल्दी आप समझेंगे कि आपका जब आप अपना कोई नोट बना रहे हैं वो नोट आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है, किसी टॉपर का नोट आपके आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। मतलब टॉपर मतलब जिनके जेन्युइनली 300 नंबर आए हैं ना, आई वाज अमंग द एवरेज वंस। बट लेकिन अगर जिनके जेन्युइनली बहुत ज्यादा मार्क्स भी आए हैं, उनके भी आपके आप देखोगे कि उन्होंने भी कहीं से लिया है। तो आप बेस ग्राउंड बना सकते हैं उससे। दैट कैन नॉट बी योर कंप्लीट नॉलेज। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको याद करके लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने वहां कोई 3 वर्ड्स लिखे हैं, मुझे पता है वो 3 वर्ड्स यूज कैसे करना है, कहाँ लिखना है उनको। आपको वो करना है, उस पर वर्क करना है, हाउ टू यूज दैट थिंग, ये वाली चीज। बाकी सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे ओके, भैरवी यादव का कोई सवाल है, एक बार प्लीज देख लेना। हैं। यस सर। तुम्हें दिख रहा होगा ना कमेंट्स? अरे हाँ सर, रिकॉर्डिंग वाला तो ठीक है। हाँ। टॉपर्स आंसर कॉपीज सर ये तो आप प्रोवाइड करा देंगे ना जितने भी होंगे, मतलब। हाँ, आंसर कॉपी में प्रोवाइड करा तो दूंगा, लेकिन पॉइंट में क्या है ना कि मुझे उसके डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू मेक। क्योंकि श्योर जैसे जो स्टार्टिंग वाली तुम्हारी कॉपीज रहेंगी ना, मतलब बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू, ये कि सर। शुरुआत वाली कॉपीज में तो मिस्टेक्स थे। हम्म। तो ये जो एक चीज, अच्छा टेलीग्राम चैनल का ठीक है, मैं आप सबको लिंक भेज दूंगा इसके टेलीग्राम चैनल का, डोंट वरी। आप वहां पे टेलीग्राम चैनल यू विल गेट हिज लिंक, गेट द लिंक ऑफ हिज टेलीग्राम चैनल, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड हिज नोट्स, मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं पर्सनली इससे लेकर के जैसे आप लोग सबके पास नोटिफिकेशन गया है, आई विल इंश्योर कि आप सबके पास इसके टेलीग्राम चैनल का चला जाएगा, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट। ठीक है, नेक्स्ट भैरवी यादव का है मैं रवि के सवाल। डाउट कर देता हूँ। 2 डाउट है बेसिकली आपके, कि हाउ टू डिवाइड योर सेशन, हाउ टू डिवाइड योर लाइक डेज इन बिटवीन द 4 पार्ट्स। और दूसरा आपका ये डाउट है, दूसरा डाउट देख सकते हैं। इसका डाउट में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, मैं देख सकता हूँ। दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू शॉर्टन देम इट इज बीइंग बल्की फॉर यू, है ना। हाँ देखिए, बल्कि पता है क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको। सूरज एक सेकंड से चालू कर। बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जो जो आपने मेन नोट्स पे लिख रखा है, आप चाहते हैं कि सारा में शॉर्ट नोट्स में भी लिख दो। तो आप बेसिकली फॉन्ट छोटा कर देते हो। फॉन्ट भी छोटा करना है, लेकिन सिर्फ फॉन्ट छोटा नहीं करना है। मैं आपको इतनी देर से ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो कोर है ना, अब आपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन लिखा, तो अब आप पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे क्वेश्चन आया तो इसका इंट्रो ऐसे करूंगा मैं, इसका कंक्लूजन है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में आपको नहीं करना। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में आपके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जो अब सर वो 3 जो चीजें रहती हैं, जो वो 3 वाली है ना, आप मतलब आप नोट्स पढ़ेंगे आपको आ जाएगा यार। मैं मेरे को पढ़े हुए जमाना बीत गया। आपने वो अगर आपने 10-12 कीवर्ड्स लिख लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग है, दोज आर योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के नाम में जो शॉर्ट है उसको प्लीज सीरियसली लीजिए। सब कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए आपको बल्कि लग रहा है। वो मेहनत तो लगेगी, देखिए मेहनत तो नो डाउट लगेगी। प्लेटो का ही आप शॉर्ट नोट बनाने बैठेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, ढाई लग जाने दीजिए, आपके पास समय तो है ही ना। देखो, इसमें एक और जो मेरा ओपिनियन है ना, असल में यहाँ पे ये भी गलती होती है ना कि आप एक बार पढ़ते हो उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाने लगते हो। तो चूंकि एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, सो यू थिंक कि बाकी सब कुछ मैं लिख दूं। शॉर्ट नोट्स टॉपिक को पढ़ने नहीं, समझने के बाद बनाओ। 3 बार सर, मिनिमम 3 बार जब आप पढ़ लेंगे किसी टॉपिक को, उसके बाद ही आप उसको शॉर्ट नोट से जम कीजिए। क्योंकि समझने के बाद बनाओगे ना, देन यू नो कि ठीक है, आइडिया मुझे पता है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या है कि सिर्फ वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए थ्रू विच यू कैन रिमेंबर अ होल पेज और अ होल पैराग्राफ। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन कर दो, उसके साथ अगर कुछ कुछ वैसा एडिशनल किसी थिंकर का स्टेटमेंट वगैरह है तो। एक बार पढ़ के नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ के जब आप टॉपिक को समझ गए हो ना, देन मेक योर शॉर्ट नोट्स। अपने आप वो उतना बल्कि नहीं बनेगा। एग्जैक्टली exactly. आपको शॉर्ट नोट्स, क्योंकि देखिए यार ये ऐसा है ना, आज मैं आपसे अगर एबीसीडी पूछूं, ए फॉर एप्पल, आपको याद आता है ना ए फॉर एप्पल, क्योंकि आपने बचपन में वो समझ लिया था, आपको कोई नोट नहीं देखना पड़ा उसके लिए। वो इंटरनलाइज्ड है, क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ लिया ए फॉर एप्पल। सेम थिंग गोज विद शॉर्ट नोट्स, कि अब मैं अगर मैकियावेली बोलूंगा तो मैकियावेली की बुक का नाम द प्रिंस है। ये आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये है आपके यहाँ दिमाग में। तो इसको क्यों लिखना है शॉर्ट? शॉर्ट नोट में लिखिया ही वो जाता है जो आपको याद नहीं रहता, और थोड़ा बहुत बेसिक लिखा जाता है जो उसके कंटेक्स्ट के लिए रिलेवेंट होता है, वो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो। और राइट। ये
इसका जो पहला भैरवी का पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिवीजन, पहले तुम इसके बारे में बताओ। विथ टेस्ट एंड नोट मेकिंग हाउ टू डिवाइड द टाइम। सर बिटवीन टेस्ट एंड नोट मेकिंग, एक सेकंड लिख रखा है ना, विथ टेस्ट एंड नोट मेकिंग जस्ट अप्रोक्सीमेटली। सर देखिए, मैं जो करता, अगर मैं आपकी जगह में होता तो मैं ये करता। डेज पहले तो मैं डिवीजन बता देता हूँ। सबसे पहले आप 1 स्टार्ट करेंगे तो आप 25 डेज में ट्राई कीजिए 1 खत्म करने का, ठीक है। उसके बाद 1 आप ट्राई कीजिए 20 डेज में, ठीक, क्योंकि ये आपके दोनों 45 डेज में होनी चाहिए। 90 डेज है हमारे पास। फिर 2A में पेपर 2 में चेंजेस। पेपर 2 में आप ट्राई कीजिए आपका जो 2A है वो 20 दिन में हो जाए, और 2B आपको 25 दिन दीजिए, क्योंकि 2B में क्या होता है, हम हमेशा 2A तो आप पढ़ ही लेंगे बार बार, आपको दिक्कत आएगी इधर जो आपका ये 2B वाला पोर्शन है, क्योंकि ये छूट जाएगा लास्ट में, और ये छूट जाता है, और फिर जब मेंस का टाइम आता है तो वी ऑल पैनिक। तो आपको 2B को अभी से ठीक ठाक टाइम देना। दूसरी बात, बिटवीन नोट मेकिंग और आपके जो टेस्ट सीरीज है, नोट मेकिंग आप कीजिए और टेस्ट जाके लिख लीजिए। इसमें मतलब टाइमिंग का कोई स्कोप है ही नहीं। आपने नोट बना लिया, उसे याद किया याद किया याद किया, और जाके आप टेस्ट लिखा है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि मैं अब दुनिया का सबसे अच्छा आंसर लिखने जा रहा हूँ, नहीं। आपको आंसर लिख के आने, 10 आंसर 20 आंसर टाइम में लिख के आने, बस, दैट्स इट। ये अगली बड़ी गलती होगी जो आप अपने ऑप्शनल और जीएस के साथ भी करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि अभी ये सब टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ है तो अच्छे से पढ़ के लिखूंगा, उस चक्कर में यू सिंपली प्रोक्रेस्टिनेट। जिस समय भी है ना, जस्ट अगर ठीक है आधा मैंने पढ़ रखा है, जस्ट डिसाइड अ डेट कि इस डेट को मुझे टेस्ट लिखना है एंड राइट दैट टेस्ट। अगर आपने बुरा भी लिखा है ना, वो बुरा टेस्ट विल बी एक्ट एज अ मोटिवेशन कि अगली बार मुझे एक अच्छा टेस्ट लिखना है। अपने अंदर आपको खुद से डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है टू फोर्स डिसिप्लिन विद इन यू। अगर आपने डिसिप्लिन को फोर्स कर दिया, ठीक है पहली बार मैं बुरा लिखा, वो जो बुरा लिखा ना अगली बार दैट शुड एक्ट एज अ मोटिवेशन कि अगली बार मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, उसके अगली बार और अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। प्लस जो भी आपको सजेशन मिल रहे हैं, और मैंने ये ओरिएंटेशन में भी बोल रखा है, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर नेक्स्ट आंसर्स। वो 100% नहीं होगा, 40%, 50%, 60% होगा, फिर गलतियां होंगी, फिर उसे इनकॉर्पोरेट करना है, फिर उसे इनकॉर्पोरेट करना है। इनफैक्ट अर्पित, मैं तुम्हारे थ्रू इन्हें ऐसा बता रहा हूं, इनफैक्ट व्हाट आई हैव सेड, जो तुमने पहले बताया कि टाइम लिमिट को भूल जाना है, मैंने इन्हें पहले ही बता रखा है कि डू नॉट पुट टाइम लिमिट, अभी अपने पास टाइम है। मैंने बोला है कि किसी भी क्वेश्चन को पहले स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे में कैसे अपन स्ट्रक्चर बनाते थे, तो छोटा सा अगर दिक्कत लग रही है ना तो छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद यू राइट डाउन दैट आंसर, ताकि यू कम एंड डिस्कस विथ मी कि ये स्ट्रक्चर में कोई इशू तो नहीं है। बिकॉज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के बाद अपने आप बिना स्ट्रक्चर के ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट राइटिंग आंसर। अभी यू ट्राई टू राइट द बेस्ट दैट यू कैन, लेकिन हाँ टाइम लिमिट में अननेसेसरली प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, बस। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। टाइम लिमिट का आप अभी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 10 ही मिनट में करना है। कि आप लिखोगे, बहुत कुछ कचरा सा लिखोगे, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। स्पीड पे वर्क हो जाता है। कई लोग को अभी डर लगता होगा कि हाँ मैं कैसे लिखूंगा, मेरे तो 4 घंटे 4.5 घंटे लग जाते हैं। सबके साथ यही होता है। पहला पेपर जो मैंने लिखा था 4 घंटे में लिखा था, और अभी जो मैं लिख के आया हूँ 2 घंटे 55 मिनट में लिख के आया था लास्ट में। कुछ नहीं, टाइम हो जाता है, बस मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हो जाता है, ऑब्वियसली। मतलब आप करेंगे उस पर मेहनत धीरे धीरे, लेकिन इनिशियल पीरियड्स में आप पेपर कंप्लीट कीजिए, और जो आपको आता है वो लिखिए, जो आप पढ़ के हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं अगला क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ इनका। हाँ, हिमांशु का सवाल है। यस सर। हिमांशु हिमांशु का क्वेश्चन है कि 2A जो है, जैसे कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव हुआ, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ, लिटिल और नेग्लिजिबल मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लिटिल नेग्लिजिबल कहाँ है इसमें मटेरियल, नहीं है ऐसा। इसका एक्चुअली इसमें आपको, अच्छा आपको मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आ रही होगी इसमें। देखिए क्या होता है कि हम चाहते हैं कुछ डिफरेंट मिल जाए, पर इसमें क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। अगर अब आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तो आप उसमें क्या डिफरेंट लिखोगे। आपको नॉर्मली लिखना है उसमें सर। एक दो कंपेरेटिव आप जो ये कंटेम्प्रेरी वाला एक आधा छोटा मोटा कुछ ऐड कर दोगे, है ना। इन वाले क्वेश्चनों में आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए ही नहीं। शुरू के जो 4 टॉपिक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, स्टेट इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज वाला हो गया, और ग्लोबलाइजेशन वाला हो गया। ये 4 टॉपिक है ना। इन 4 में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अपने 4-5 पेज के बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखो, थोड़ी बहुत इंटरलिंकेज, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स, एंड क्रैम देम अप। अंडरस्टैंड देम एंड क्रैम देम अप, और उसी को आंसर में लिखो। कुछ बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन पे अगर आप पढ़ने चले जाओगे ना, ग्लोबलाइजेशन पे 80 आर्टिकल मुझे लगता है रोज लिखे जाते हैं। कहाँ तक पढ़ोगे। कुछ नहीं, जरूरत नहीं है ना। आपको लग रहा है कम है कंटेंट, कंटेंट कम नहीं है, जो सर ने दिया आप उतना पढ़ लीजिए। और आपको अगर ज्यादा और लगे कि आपको कंटेंट चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन के 7 से 8
6 से 7 क्वेश्चन जो होंगे उनके मॉडल आंसर उठाना, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल जाएगा, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लो। आंसर आपका डिफरेंट हो गया, 3 पेज का आंसर लिखना है आपको, हो जाएगा इतने में, है ना। सर आपने इन्हें बता ही दिया होगा ये बात, नहीं मैं नहीं, आपको बता देता हूँ। असल में ये सवाल इसलिए आ रहा है ना बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट माई स्टूडेंट्स। ओके ओके तो ओके। इसीलिए तुम्हें पता है कि 2A के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में लोगों असल में समझे ही नहीं है। सो दैट इज वाई क्वेश्चन सिंपल भी आता है ना, या थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आता है, दे स्टार्ट फेसिंग दैट प्रॉब्लम। सो हिमांशु, यू सिंपली मीट मी। ये क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है ना, क्योंकि ये सब टॉपिक में असल में क्या है, जो जैसे आप देख रहे हो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है कि जो सेम पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम इंडिया के केस में 1B में पढ़ते हैं ना, वी कैन एक्चुअली यूज देम एज एग्जाम्पल, कि उसमें हम जब हम 2A में यूज कर रहे हैं तो इंडिया विल एक्ट एज एन एग्जाम्पल कि थर्ड वर्ल्ड में हाउ दिस इज वर्किंग। और उसके अलावा यू सिंपली मीट मी। इनफैक्ट इस बार मेरा प्लान है ना कि जब मैं पेपर 2 स्टार्ट करूंगा ना फाउंडेशन में, सो आई विल इन्फॉर्म पीपल कि इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली फॉर पेपर 2 यू कैन सिंपली ज्वाइन इट। क्योंकि कॉम्पेरेटिव को लेकर के सही में यार तुम कंफर्टेबल थे, बहुतों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैंने कल भी एक स्टूडेंट मुझे पेपर 2 के रिगार्डिंग ही बोल रहा था। प्लस दिक्कत क्या हो जाती है कि थियरी को लिंक कैसे करना है 2B के साथ, जो थियरी ऑफ IR है ना उसे 2B के साथ लिंक कैसे करना है, और अगर लिंक हो जाता है तो आंसर में क्वालिटी भी आ जाती है और इंप्रूवमेंट भी आ जाता है। I'll add into this by saying कि भाई अगर तुम्हें टॉपिक 5 और 6 समझ में आ गए ना, तो 2B का आंसर तुम्हारे लिए फिर मलाई हो जाता, मतलब इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब जो लगता है डिफिकल्ट है ना आपको, अगर आपको लिबरल थ्योरी पता है कहाँ लिखनी है, आपको पता है कि अब जो ये वाली थियरीज होती है, जैसे सर वो हेडली बुल वाली थियरी का नाम उतर रहा है मेरे दिमाग से। एनार्किकल सोसाइटी। हाँ, एनार्कियल सोसाइटी। ये ऐसी थ्योरी पे सीधा सवाल कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप इनको अपने 2B में यूज करो ना, इसीलिए तो है थ्योरी, और है क्यों। राइट। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आप पढ़ोगे भी, सर भी पढ़ाएंगे, आपको लगेगा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो आता नहीं है। आप इनको लिखेंगे एनार्कियल सोसाइटी, क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन एनार्कियल सोसाइटी, जहाँ पे बीच में है, ना इधर है ना इधर। इस तरीके की जो चीजें हैं, हमें सारी की सारी आप मतलब पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा ना। कुछ चीजें अभी कॉम्प्लेक्स भी लग रही होंगी, क्योंकि मैं इस तरफ बैठा हूँ, मैं पास हो गया हूँ, तो मेरे लिए कहना बहुत आसान है आधी चीजों का, कि इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन जब आप करते चले जाते हो चीजें होती चली जाती है, इस बात पे मतलब ये मेन सार है। और जो अभी जिन्होंने समरी बनाई है, एक स्टूडेंट निखिल है आई थिंक, इन्होंने काफी ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे लगता है कवर ठीक से कर दी, ये सारी राइट चीजें राइट, अभी बताई। ही हैज डन एवरीथिंग। हाँ, बस सब कुछ को एक साथ नहीं करना, यू हैव टू गो स्टेप वाइज। निखिल बस मेरा यही सजेशन है, डू नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग एक बार में, एक एक करके जस्ट गो स्टेप वाइज। बिल्कुल सही आपने सब कुछ लिख रखा है। वही आ गया देखो, एक्स क्लेरा का आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज विद कंपैरेटिव एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। कंपैरेटिव तो सर आप पढ़ा दीजिएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल में तो नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न पॉलिटिकली तो पढ़ते हैं हम बार बार। देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में एक्स क्लेरा, whosoever you are, I do not know your name, you simply come and meet me। आप पूछ लेना इंस्टीट्यूट में, when I will be available, you come। लेकिन हाँ, जो भी आपके 5, 7, 8 जो भी डाउट्स रहेंगे, मेंशन दोज टॉपिक्स एंड यू कम टू मी। मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आई विल टेक, ठीक है 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी टाइम रहेगा, नो इशू, सिंस यू आर आस्किंग क्वेश्चन ओवर हियर, मैं क्लियर वो कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। इग्नू नोट्स वाला क्वेश्चन आया सर, इग्नू नोट्स की क्वेश्चन, ये मैंने इग्नू नोट्स पढ़े नहीं है, तो आई डोंट थिंक आई एम इन द कंडीशन टू कमेंट अपॉन देम। यस, यू कैन एक्चुअली रेफर टू इग्नू नोट्स, लेकिन इग्नू नोट्स के साथ भी क्या इशू है कि वो भी आपको जरूरत से बहुत ज्यादा बताने लगेगा। याद रखना, यूपीएससी प्रिपरेशन में टाइम इज ऑफ की एसेंस। लोग इसीलिए किसी भी मेंटोर हो, गाइड हो या टीचर को, फैकल्टी को इसीलिए पकड़ते हैं ताकि टाइम कम मिले और गाइडेंस सही हो। क्योंकि आप जो कंपैरेटिव की बात कर रहे हो ना, इग्नू में आप पकड़ोगे ना, इग्नू में आपको कम से कम 100 से 200 पन्ने का सिंपल प्रिंटेड मटेरियल है सिर्फ, उसमें कहां से और क्या ढूंढोगे, दैट बिकम्स एन इशू। हाँ, छोटे छोटे कंटेंट एंड इग्नू मटेरियल का लैंग्वेज बहुत सिंपल है, सो दैट इज डेफिनेटली अ फैक्ट। लेकिन हाँ, बी वेरी केयरफुल कि क्या पढ़ रहा हूं और कितना पढ़ रहा हूं। ठीक है। हार्दिक, यू डू वन थिंग, असल में बात क्या है ना कि यू कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्लस आपका कंसर्न क्या है। अगर आपका कोई जनरल कंसर्न है देन डेफिनेटली वी कैन मीट, इंस्टीट्यूट से आपको बता दिया जाएगा। बट अगर आपका स्पेसिफिक कंसर्न है तो वो देखना पड़ेगा, जैसे कि एक्स क्लेरा का था कि ही और शी हैज स्पेसिफिक डाउट्स, तो उसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। ओके शी
ठीक है, सो रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, यू डू वन थिंग, यू कम, इफ यू कैन, यू जस्ट कम टुमारो टू द इंस्टीट्यूट रफली अराउंड 3 o'clock, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, कल 3 बजे के अराउंड आ जाओ, बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। एंड एक्सक्लेरा, पहले आप अपना कंपाइल कर लेना, आपके डाउट्स क्या हैं और कितने हैं, देन यू कम्युनिकेट मी। आई थिंक मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हर किसी के पास होगा ही, ठीक है ना, उस ओके। सो और कोई डाउट यार? ठीक है, क्या किसी को एकेडमी ओरिएंटेशन वगैरह के बारे में भी कुछ पूछना है? नहीं है सर, बढ़िया है सर। एक्सक्लेरा कर, आर यू फ्रॉम ओडिशा? I don't reside in Mumbai. Could I reach out to you as well? You don't reside in Mumbai, or you do reside? Sir also is not in Mumbai. हाँ ठीक है, Don't कोई worry. इशू नहीं है, वी कैन टॉक ऑन फोन, कोई दिक्कत अच्छा, I reside in नहीं। Mumbai. वो तो मैं समझ ही गया था। ठीक है, और ठीक है, अपना थोड़ा बहुत इन लोग, ओके, यू आर फ्रॉम कोलकाता, ओके, देन वी विल हैव, ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। सो और इन लोग को कुछ बताना है? और सर बढ़िया है सर, मतलब यही है सब कुछ, तो मुझे लगता था मुझे बता ही दिया है मैंने। इसमें ठीक है। सर बस यही है कि देखिए, एक चीज पे ध्यान रखिएगा, आपको 1000 बार बीच में लगेगा कि नहीं हो रहा है, पर आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। मतलब एज सिंपल एज दैट। आप एक कोई भी नई चीज पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये समझ नहीं आ रही, आप उसको 3 बार पढ़ लेंगे, इट बॉइल्स डाउन, इट बिकम्स इजी विद टाइम। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब मुझे लगता है कि जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है ही क्या, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछते हो कि भाई बताओ, सोशियोलॉजिकल जो तो थॉट है बताओ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी थॉट बताओ। पॉलिटिकल इकोनॉमी पे 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब उन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी ही पूछना है। तो आप उसके, अगर आपने ऑलरेडी 2 पेज के नोट्स बना रखे तो आप पॉलिटिकल इकोनॉमी का आंसर लिख दोगे, बात खत्म। हाँ, अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी समझ के आप कोई किताब उठा के बैठ गए कि आओ अब मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी समझूंगा, तो फिर अगला एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस अपने दिमाग में डाल लो, एग्जाम क्लियर करना है। कल एक लड़की मिलने आई, वो बोलती है सर मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला कि फिर जाकर के पीएचडी करो। वही, कोई मतलब नहीं सर, यहाँ पढ़ने का नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना है, दैट इज दी थिंग। मैं बिल्कुल क्रूडली कह रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप लोग देखिए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया है, आप जो भी 10 12 13 लोग हैं, तो आप ये प्लीज कुछ चीजें सीख के जाएं, ये आपको हेल्प करेंगे लॉन्गर टर्म में। कि आपकी प्रिपरेशन इज नॉट समथिंग जहां आपको बहुत विद्वान बनना है, इट इज समथिंग जहां आपको बहुत, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड द वर्क ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर इज टू एग्जीक्यूट व्हाट यू नो बाय व्हाट यू नो। तो इस पे आप वर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू। दिस इज माय पॉइंट, दिस इज जो मैं कहना चाहता था। हार्दिक, ये यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिल्ली इंस्टीट्यूट। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, इफ यू आर नॉट इन दिल्ली, देन विल हैव टू टॉक ऑन फोन, या फिर इन केस यू आर प्ले, आई मीन आप घर पे हो, आप दिल्ली में हो क्या? अगर आप दिल्ली में नहीं हो, देन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस समय बात करते हैं, ठीक है ना। इट वाज नाइस मीटिंग यू, ठीक है सर, आई विल टेक केयर। अरे चलो ठीक है। यू आर इन रोहतक बट कैन रीच दिल्ली, ठीक है, नो इश्यूज। फिर ज्यादा अच्छा रहेगा कि मिल करके बात कर लो, क्योंकि फोन से ज्यादा वो कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है ना जब कोई सामने में बैठ करके बात करता है। जस्ट आप लेवल अप आईएएस आप इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग यू जस्ट कॉन्टैक्ट, दे विल इन्फॉर्म मी, बात हो जाएगी। यू विल गेट द लिंक, परेशान मत हो रिकॉर्डिंग के लिए, आप सबको मिल जाएगा। बस इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा प्रोसेस भी तो होने में टाइम लगता है ना यार। और सर मेरे को नहीं, इसमें एक चीज और बोलनी है सर, कोई जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग देखने की, है ना। लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, तुम आए, तुमने यहाँ सुना जो हमने बताया, तुमने कुछ चीजें नोट करी, 6 से 7 पॉइंट जो तुम्हें तुम्हारे काम के लगे, दैट्स इट, है ना। प्रिपरेशन शुड नॉट बी योर टाइम, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं तो भाई पॉडकास्टिंग टाइप का कंटेंट है, तो कंज्यूम करना बहुत ईजी होता है। पर तुम यही 1 घंटा इसको इसको देखने से अच्छा भाव वो चीज देखो जो सर ने पढ़ाया हो, वो सही में तुम्हारे आंसर लिखने के काम है। मतलब हाँ ठीक है, ओके, यू जॉइन 40 मिनट्स लेटर, देन यू कैन वॉच इट। नहीं ठीक है, मैं देखो ये पूरे का पूरा डाल देंगे यूट्यूब पर, एंड इट्स लिंक विल बी सेंड टू यू पीपल। जैसे आप लोग के पास इसका लिंक गया था ना, अकॉर्डिंगली द लिंक ऑफ दैट यूट्यूब वीडियो विल बी सेंड टू यू। उसके लिए टेंशन मत लो ओके सर। यार। देखो तुम आसानी से इन्हें समझा देते हो कि रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, बट यस सर। 2 साल पहले का अपना फेज याद करो। यस सर, नहीं सर, हमने गलतियां करी हैं, वो गलतियां मतलब ना ही हो, अब तो बेटर है, बहुत चाहता नहीं और लोग करें।
Yes, sir. चलो ठीक है अर्पित, Sure, sir. वापस कभी आना इंस्टीट्यूट, मुलाकात होगी, बैठकर बात करेंगे, ठीक है ना? So nice talking to you, all of you. Thank you for giving your time. Thank you so much, sir, for inviting me. या थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। ओके देन, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और तो कुछ मेरे लिए भी कुछ बचा हुआ है क्या? एंड देखो यार, जस्ट रीच आउट, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। और जो पेपर 2 को लेकर के डर है ना, आई एम हियर। पेपर 2 का सारा डर खत्म हो जाएगा। मैंने बता रखा है ना, अगर मैं जीएस वालों को समझा सकता हूं तो आप तो फिर भी ऑप्शनल वाले हो। Absolutely no issues, and you can actually refer to many of my videos on YouTube, and if you can relate, well and good. And regarding this test series, just अगर कोई भी डाउट रहेगा, reach out. Otherwise, if you will find it beneficial, even for the students जो कि दिल्ली में नहीं है, because फोन पर जैसे कि एक अखिलेश जो है, his rank is 331, वो मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैंने आज तक उससे इन पर्सन कभी नहीं मिला। सो फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम फोन पर 1-to-1 डिस्कस करते हैं। आई मीन हम मतलब मैं। ओके, सो दैट्स इट। बाकी और कुछ रहेगा तो यू पीपल कैन रीच आउट, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? बस फोकस करो, एंड प्लीज ये जो 4 महीने है ना, दिमाग में रखो कि फरवरी में मेरा मेंस है। अगर वो दिमाग में रख लिया, एंड प्रिपेयर ऑल योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। जैसे कि बाकी लोग प्री और मेंस के बीच में देखो 60 से 70 दिन होता है, पीपल कैन प्रिपेयर। तो अभी अगर अपने पास 90 दिन है, वी कैन डेफिनेटली प्रिपेयर। और अगर अभी प्रिपेयर कर लिया ना, आप प्री में ज्यादा कॉन्फिडेंटली जाओगे और आप मेंस के लिए बहुत ज्यादा श्योर रहोगे। ये एग्जाम लिखने का है, एंड मेन एग्जाम इज मेंस, प्री इज जस्ट क्वालिफाइंग यार। ठीक है, ओके देन।